अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? आप लोग देख रहे हैं सुबह का समा और मैं हूं आपके साथ मदीहा नकवी। आज का दिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक तो देखा जाए तो हफ्ते का आखिरी रोज़ भी है और हम देखते हैं कि जो कारोबारी सरगर्मियाँ हैं कभी कभी वो बड़ी बूम पे होती हैं और कभी कभी मांद भी पड़ जाती हैं। और आज एक और वजह से ये दिन इम्पॉर्टेंट है कि पाकिस्तानी समहाउ जिनको उम्मीद खो देनी चाहिए, नहीं आई शुड नेवर से कोई उम्मीद खो देनी चाहिए, लेकिन मैं तो उम्मीद जो है ना वो खो चुकी हूँ। बट बिलीव यू मी, अगर आज पाकिस्तान क्राइस्टचर्च में मैच जीत गया तो मैं पिछले तमाम तो चीज़ें भूल जाऊँगी। मेरे लिए ताज़ा हवा का झोंका, अगर आई एम श्योर आपके लिए भी कुछ ऐसा ही होगा। और अब जब मैं आप शो करें तो तकरीबन 10:40 के करीब जो है पाकिस्तान और जो न्यूजीलैंड के दरमियान मैच होना है उसमें होगा टॉस, और अल्लाह की फजल से पाकिस्तान हमेशा जीतता है टॉस, उसके बाद मैच नहीं जीत पाता। वी विल टॉक अबाउट इट ऑफ कोर्स। और उसके साथ साथ आज हम पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात के हवाले से बात भी करेंगे कि जैसे पहले ईरान की जानिब से हमला हुआ, फिर पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई भी की, लेकिन वही बात जैसे वज़ारत ख़ारजा ने इस बात को बड़े वाज़ेह अंदाज में बताया कि हम ईरान से नहीं बल्कि वहाँ पर जो मौजूद दहशतगर्द हैं उनको हमने टारगेट किया है। और उसके बाद ईरानी दफ्तर ख़ारजा की जानिब से भी जो स्टेटमेंट सामने आई है वो काफ़ी मस्बत स्टेटमेंट थी। इस हवाले से बात भी करेंगे, लेकिन उससे पहले आज मैं शो में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के हवाले से बात करूंगी और शो में आपकी मुलाकात करवाऊंगी एक ऐसी समाजी कारकुन से जिन्हें मौसमियाती तब्दीली के हवाले से दुबई में होने वाले जो COP28 का कॉन्फ्रेंस थी इसमें अवार्ड से नवाजा गया, जिसको कहते हैं जेंडर जस्ट सोल्यूशन अवार्ड। आयशा अमीन और हिरा अमजद को ये अवार्ड ख़वातीन के मसाइल का हल बनाने पर और बताने पर दिया गया है। दोनों निजी तंजीम चलाती हैं जो ख़वातीन की बुनियादी ज़रूरियात और मसाइल पर काम करती हैं। समाजी कारकुन आयशा अमीन और हिरा अमजद इस वक्त हमारे साथ मौजूद भी हैं, उनको शामिल गुफ्तगू करेंगे। आयशा इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं कराची से और हिरा ने हमें ज्वाइन किया है स्काइप पर। अस्सलाम वालेकुम जी एंड वेलकम टू सुबह का समा। मैं आपको खुश आमदीद कहना चाहूँगी। सबसे पहले तो मैं चाहूँगी जो आप दोनों ने मिलकर अवार्ड विन किया है जेंडर जस्ट सोल्यूशन अवार्ड, इसके हवाले से मुझे बताइएगा। ओके, वालेकुम अस्सलाम। फर्स्ट थैंक यू सो मच फॉर हैविंग अस हियर। सो बेसिकली ये अवार्ड WECF फॉर वुमेन एंड जेंडर कॉन्स्टिट्यूएंसी की तरफ से हर साल COP में 3 ऐसे सॉल्यूशंस को दिया जाता है जो क्लाइमेट एक्शन या क्लाइमेट क्राइसिस रिस्पांस में जेंडर को इंटीग्रेट करते हैं। सो फॉर एग्जांपल लड़कियों, खवातीन और इवन ट्रांसजेंडर पर्सनस की जो नीड्स, लिव रियलिटीज़ होती हैं वो उसको क्लाइमेट एक्शन और क्लाइमेट सॉल्यूशंस की सेंटर पे रखते हों। सो इस साल जो है वी वर वन ऑफ द 3 विनर्स ऑफ दीज अवार्ड्स एट COP28। ज़बरदस्त। अच्छा जी, हिरा क्योंकि हमारे साथ न्यूयॉर्क से मौजूद हैं, हिरा मुझे बताएं कि कितना चैलेंजिंग था। ऑफ कोर्स क्योंकि दो आप अपनी डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन चलाती हैं, लेकिन आप लोगों का मकसद और आप लोगों का कॉज एक है। सो हाउ चैलेंजिंग इट वाज फॉर यू? Can you just elaborate a little bit on the question, the challenges related to the work or related to working together? I just wanted to clarify that before responding to it. क्योंकि आप लोग जैसे बात की है कि ठीक है, आप लोग जैसे नेशनल कैलामिटीज़ में जो स्पेसिफिकली अब मैं सिर्फ आपको सैलाब की एग्जांपल देती हूँ। जब सैलाब आया था तो ठीक है, हम तमाम तो लोग इमदादी जो सामान थी वो तो पहुँचा रहे थे, हम टेंट पहुँचा रहे थे, हम लोगों में खाना पहुँचा रहे थे, लेकिन एक चीज़ जो कि हम लोग नहीं अंडरस्टैंड कर पा रहे थे कि वहाँ पर जो ख़वातीन मौजूद हैं उनको ऐसी बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत है। में प्रेग्नेंट ख़वातीन भी हैं, गर्ल्स जिनकी माहवारी भी है, कोई इस हवाले से सोच भी नहीं रहा था, बट यू गर्ल्स वर्कड ऑन इट। सो इसके हवाले से मैं बात करना चाह रही हूँ कि आपको किन किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ा? बहुत मुश्किल था, बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग था ये कन्विंस करना भी जो हमारी फ्रेटर्निटी एड और रिलीफ पे काम करी थी कि दिस इज़ समथिंग जो कि बहुत ज़रूरी है। मैं यहाँ पे थोड़ा सा ये ऐड करना चाहूँगी, तो जेंडर और क्लाइमेट की जो इंटरसेक्शन है उसके ऊपर दुनिया भर में काम तो हो रहा है, लेकिन पाकिस्तान में एक ऐसी स्पेस है जिसको अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है कि जो मौसमियाती तब्दीलियाँ या इस तरह के जो डिज़ास्टर्स और कैटास्ट्रफीज़ हैं ये औरतों को बहुत मुख्तलिफ तरीके से इम्पैक्ट करते हैं। इसकी एक छोटी सी एग्जांपल ये है कि क्लाइमेट इम्पैक्टेड रीजन में अगर किसी बच्ची को पहली दफ़ा माहवारी आ जाती है, हम इनको क्लाइमेट रेफ्यूजीज़ भी कहते हैं, तो उनके पास माहवारी का सामान नहीं है। इसी तरह से ऐसी ख़वातीन जो पेट से हैं, जो प्रेग्नेंट हैं, उनके पास नेसेसरी हेल्थ फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है, उनके पास नेसेसरी डाइट नहीं है जिसकी उनको ज़रूरत है। तो ये सारी जो इंटरसेक्शन है इस पे अब बात तो हो रही है, लेकिन जब 2 साल पहले 2022 फ्लड्स के बाद हमने इस पे काम शुरू किया था तो हमें बहुत बैकलैश फेस करना पड़ा। इनफैक्ट ट्विटर पे पूरी कैंपेन चली कि इस तरह के जो प्रोडक्ट्स हैं, जैसे माहवारी का जो सामान है वो भिजवाने की ज़रूरत ही क्या है, क्यों आप शेविंग किट्स क्यों नहीं भिजवा रहे कम्युनिटी के अंदर इसके साथ साथ। तो येस इट वाज वेरी चैलेंजिंग, बट आई थिंक यहाँ पे मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी कि जो सिस्टरहुड और सॉलिडारिटी
इस कैंपेन के थ्रू मैंने देखी कि पूरे पाकिस्तान से वी हैड लाइक अ ग्रुप ऑफ वॉलंटियर्स जो कम्युनिटी में भी काम कर रहे थे, जो कैपिटल सेंटर्स के अंदर भी काम कर रहे थे, प्रोविंशियल कैपिटल्स के अंदर और इस्लामाबाद के अंदर भी. सो वी सॉ वुमेन कमिंग टुगेदर एंड सपोर्टिंग दिस कैंपेन बिकॉज दे रियली वांटेड टू रीच आउट टू वुमेन एट द ग्रास रूट्स लेवल. सो यस, चैलेंजेस वर देयर बट वी कलेक्टिवली हमने मिलजुल के उन चैलेंजेस का सामना भी किया और उसके बाद हमने ये जेंडर इंक्लूसिव क्लाइमेट एक्शन टूल किट बनाई गवर्नमेंट्स के लिए, ताकि वो अंडरस्टैंड कर सकें कि इस इंटरसेक्शन पे काम करना क्यों ज़्यादा ज़रूरी है. और अच्छा, आई डेफिनेटली आस्क यू अबाउट दिस जायका टूल किट, लेकिन अभी जैसे आपने COP28 में आप लोग वहाँ पे थे भी, तो किन किन मसाइल की आपने निशानदेही की वहाँ पर आयशा, और इसका हल क्या फिर आपने बताया कि क्या हो सकता है पॉसिबल सोल्यूशन? So just to give you a little bit of background, I think Hira has elaborated on the work that we were doing. हम दोनों ग्रास रूट्स कम्युनिटीज़ के साथ काम करते हैं और फ्लड्स में भी जो ग्रास रूट्स कम्युनिटीज़ हैं वो सबसे ज़्यादा अफेक्ट होती हैं, राइट. सो हम जिन कम्युनिटीज़ के साथ काम करते हैं वहाँ से हमें बहुत ज़्यादा कॉल्स आ रही थी, हेल्प कॉल्स के वेस्ट, राइट, एंड वी नीड एक्सेस टू मेंस्ट्रुअल किट्स, हमें प्रेगनेंसी किट्स चाहिए, या जो प्रेग्नेंट खवातीन हैं उनके मिसकैरेजेस बहुत हो रहे थे. बिल्कुल ऐसा, क्योंकि उनको प्रीनेटल 70,000 के करीब तो मैं पढ़ भी रही थी कि उस टाइम पे लोग विमेन वर प्रेग्नेंट. 6,50,000. Oh my God, 6,50,000 pregnant women during floods were affected. Oh my God, oh my God. So उनका they did not have कोई prenatal care नहीं थी, वो they were giving birth under open skies, right? Infections बहुत थी, जैसे for example खवातीन पूरी रात वेट करती थी अपना कपड़ा, मेंस्ट्रुअल कपड़ा चेंज करने के लिए, क्योंकि प्राइवेसी नहीं थी, राइट. सो कंप्लीट एक जेंडर ब्लाइंड रिस्पॉन्स था और यही चीज़ें हमने हाईलाइट की कि किसी भी क्लाइमेट क्राइसिस हो, कोई डिज़ास्टर हो, वहाँ पे ये नीड्स और ये चैलेंजेस और ये लिव्ड रियलिटीज़ प्रायोरिटाइज करना बहुत ज़रूरी है. जैसे फॉर एग्जांपल इट शुड बी मैंडेटरी टू प्रोवाइड मेंस्ट्रुअल प्रोडक्ट्स टू ऑल मेंस्ट्रुएटिंग गर्ल्स एंड विमेन, मेंस्ट्रुएटिंग इंडिविजुअल्स ड्यूरिंग फ्लड्स. इट शुड बी मैंडेटरी कि जो गवर्नमेंट के जो राशन बैग्स जाते हैं उन्हीं के साथ वो प्रेगनेंसी किट्स जाएं. परफेक्ट, बहुत बिल्कुल सही बात. कॉन्ट्रासेप्टिव्स हों, बिल्कुल सही. जेंडर बेस्ड वायलेंस के बहुत केसेस हो रहे थे, तो सोशल वेलफेयर जो हमारे इदारे हैं, डिपार्टमेंट गवर्नमेंट के ही, वहाँ से खवातीन ऑफिस को जाके वहाँ पे चेक करना चाहिए, आर विमेन फीलिंग सेफ, राइट. वॉशरूम सेग्रीगेटेड नहीं थे या बिल्कुल पानी और वॉशरूम्स नहीं थे. सो इस जो जब हम सेग्रीगेटेड वॉशरूम्स की बात करें, वॉशरूम्स थे ही नहीं. कितना लोगों को मसला था. पानी नहीं था, साफ पानी नहीं था. जो मेडिकल कैंप्स थे वहाँ पे फॉर एग्जांपल अ लॉट ऑफ वुमेन हैड आल्सो डेवलप्ड अ लॉट ऑफ रैशेस बिकॉज ऑफ अनसैनिटरी कंडीशंस. वहाँ पे कोई दवाई नहीं थी, कोई पूछने वाला नहीं था जो उनको जो उनकी ज़रूरियात और वो बेचारी बात भी नहीं कर पा रही थी. देयर आर लॉट ऑफ हेल्थ कंडीशंस जो कि सफ़र उनको करनी पड़ी, बिकॉज इट्स अ वेरी टैबू टॉपिक, राइट. And we felt, जबकि हमारे रिस्पॉन्स में था कि we were providing those kids, we were talking to young girls, but we thought कि यार ये मसला हम दोनों अकेले तो सॉल्व नहीं कर सकते, राइट. So this needs to be in policy mechanism. This needs to be in the government's response. बिल्कुल. And then we came up with this idea कि how about we develop something that can guide the governments. फिर हमने एक बहुत consultative process के through 40 grassroots organizations के साथ बात करके, खवातीन और लड़कियों के साथ बात करके हमने एक टूल किट बनाया जिसका हिरा मेंशन कर रही थी, जायका टूल किट. मैं एग्जैक्टली इसमें पूछूंगी भी इसमें क्या कुछ चीज़ें, लेकिन मुझे आप ये बताएं, आपको कहीं गवर्नमेंट की सपोर्ट हासिल हुई? Unfortunately नहीं. और very unfortunate. That's very unfortunate. I would say that जब हम रिस्पॉन्स पे काम कर रहे थे फ्लड्स के टाइम पे, लोकल गवर्नमेंट वाज सपोर्टिव. जो जामशोर, बिकॉज बैठक हेड ऑफिस इज इन जामशोरो, जामशोर और हैदराबाद की जो DC ऑफिस थी वो सपोर्टिव थी. उन्होंने हमें कॉल किया बिकॉज दे न्यू आवर वर्क. दे वर लाइक हमारे पास इतनी खवातीन हैं, हमें पता है कि आप इस चीज़ पे काम करते हैं, आप आके इनको क्या पैड्स दे सकती है. बट इट वाज इन पैचेस. अभी भी दिस शुड बी अ प्रैक्टिस कि अगर चले गवर्नमेंट नहीं प्रोवाइड कर सक रही है, उसूलन गवर्नमेंट को प्रोवाइड करना चाहिए. दे शुड नो कि आपके इलाके में कौन सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो काम कर रही हैं, एंड दे शुड बी द वन. क्योंकि फॉर ग्रास रूट्स ऑर्गेनाइजेशंस
वी आर नेविगेटिंग अ लॉट विथ वेरी लिमिटेड रिसोर्सेज। हम गवर्नमेंट की ब्यूरोक्रेसी अगर नेविगेट करेंगे तो हम काम कैसे करेंगे? काम एग्जैक्टली वो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा, क्योंकि वाकई फिर ये तो आपको पता है ब्यूरोक्रेसी में। अच्छा, क्विकली मुझे बता देते जायका किट के बारे में, क्योंकि हमारे साथ नहीं है, तो क्विकली बता दीजिए ताकि मैं नेक्स्ट मूव ऑन कर सकूं। श्योर। सो जायका टूल किट जो है वो जेंडर इंक्लूसिव क्लाइमेट एक्शन टूल किट है, जो हमने कंसल्टेटिव प्रोसेस के थ्रू बनाई है। ये गवर्नमेंट्स को, सिर्फ पाकिस्तान की गवर्नमेंट को नहीं, क्योंकि ये मसला सिर्फ पाकिस्तान का नहीं है, दुनिया भर का, राइट। इट एडवाइसेस द गवर्नमेंट्स के एक तो क्या लिव्ड रियलिटीज़ हैं लड़कियों की और ख़वातीन की, और वो अपने रिस्पॉन्स में ऐसी कैसी कौन सी ऐसी टेंजिबल चीज़ें हैं जो कर सकते हैं टू मेक श्योर दैट गर्ल्स एंड women feel protected, feel safe, उनकी dignity intact रहे in a disaster setting. So it gives all those guidelines to the governments. थैंक यू सो मच जी। हमारे साथ आयशा मौजूद थी और हमारे साथ हिरा मौजूद थी, न्यूयॉर्क से आई थी। ज़बरदस्त इन्होंने इनिशिएटिव लिया है और मेरे ख्याल से गवर्नमेंट को भी इनके साथ मिलकर काम करना चाहिए। दे शुड मेक श्योर, दे शुड इंश्योर कि प्रोसेस जो है ये इतना लेंथी प्रोसेस ना हो और जल्द से जल्द पे चीज़ें हो जाएं। एक छोटी सी ब्रेक लूँगी यहाँ पे, ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक। और अब बात करते हैं पाकिस्तान और ईरान के रिश्ते के हवाले से। दोनों ममालिक के दरमियान मोहब्बत, अकीदत और एहतराम का बरसों पुराना रिश्ता है, लेकिन ये रिश्ता दुश्मनों को ज़रा भी नहीं भाया। ईरान की जानिब से फ़िज़ाई हुदूद की खिलाफ वर्जी की गई तो पाकिस्तान ने भी उसका मुंह तोड़ जवाब दिया। ईरानी सूबे सिस्तान और बलूचिस्तान में दहशत गर्दों के ठिकानों पर ताक ताक कर निशाने लगाए। कई दहशतगर्द मारे गए। मर्ग बर सरमचार यानी सरमचारों की मौत एक कामयाब ऑपरेशन था। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने यह वाज़ेह किया है कि पाकिस्तान बिरादर मुल्क ईरान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत का मुकम्मल एहतराम करता है। दोनों ममालिक के अवाम इज़्ज़त और मोहब्बत के रिश्ते से जुड़े हैं और इस कार्रवाई का मकसद पाकिस्तान की अपनी सलामती और कौमी मफाद का हुसूल था, जिस पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। दहशतगर्दी जैसे चैलेंजेस का हल तलाश करने की कोशिश करते रहेंगे। इसी वाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं समा की नुमाइंदा खुसूसी सुमेरा। बात भी करेंगे और बाद में हम कोशिश करेंगे कि हम रब्ता कर सकें साबिक सफ़ीर शेरी रहमान साहिबा से भी। अस्सलाम वालेकुम सुमेरा एंड वेलकम टू सुबह का समा। सबसे पहले तो सुमेरा ये बताएगा कि जो नहायत ही अनफॉर्चुनेट इवेंट हुआ पाकिस्तान और ईरान के दरमियान, क्योंकि ये दो ऐसे ममालिक हैं कि जिनकी हमने हमेशा से दोस्ती के हवाले से और अवाम के दरमियान भी माँ बहन भी बड़ा एक अकीदत और मोहब्बत का रिश्ता है, उनके दरमियान ये नाखुशगवार वाक़या जब पेश आता है तो आप उसको मजमूई तौर पे कैसे देखती हैं? सबसे पहले तो ये एक बड़ी एक शॉकिंग किस्म की रेवलेशन थी। पीपल टू पीपल कांटेक्ट की अगर बात करें तो उनके लिए तो थी ही थी, क्योंकि ईरान एक ऐसा मुल्क है कि पिछले अगर मैं सिर्फ एक बरस की बात करूं तो बहुत सारी ऐसी डेवलपमेंट्स हैं जो कि बायलैटरल ताल्लुकात में पाकिस्तान के और ईरान के आई। बहुत सी खुशगवार हैपनिंग्स हैं, उसमें मंद पेशीन जो तजारती सरहदी गुजरगाह है वो बॉर्डर मार्केट खुली। पाकिस्तान के उस वक्त के वजीर आजम शहबाज शरीफ गए थे वहाँ पे और ईरानियन प्रेसिडेंट से मिले थे उनकी सरहद में जाके। तो ये कोई आम बात नहीं होती कि लकीर से पार जाके एक मुल्क का सरबराह जो है वो दूसरे मुल्क के सरबराह से मिले। ये इसीलिए था कि पाकिस्तान ने अपने बायलैटरल ताल्लुकात को एक नई जहत देनी थी ताकि साइमल्टेनियसली पाकिस्तान के लिए सरहद पर तनाज़ात के मुख्तलिफ चैप्टर्स न खुलें। पाकिस्तान की हमेशा एक बहुत जिम्मेदार मुल्क की हैसियत से, अक़वाम मुत्तहिदा के एक जिम्मेदार रुकन मुल्क की हैसियत से एक ट्रैक रिकॉर्ड बड़ी क्रिस्टल क्लियर रही है कि पाकिस्तान ने कभी एस्केलेशन में इनिशिएट नहीं किया, चाहे वो भारत के साथ हो, चाहे ईरान के साथ हो, अफगानिस्तान के साथ हो। बहुत सब्र और तहम्मुल की पॉलिसी पाकिस्तान की होती है, जो कभी कभार ये इंटरनेट के ट्रोल्स उठाकर उस पर तानाजनी भी करते हैं कि पाकिस्तान के अंदर शायद हिम्मत नहीं है, मगर वो ये भूल जाते हैं कि बालाकोट जो पुलवामा अटैक हमारे पर फॉल्स फ्लैग किया गया था उसका जवाब पाकिस्तान ने 24 घंटों के अंदर दिया, और जब दिया तो पूरी दुनिया अभी तक हैरान। अब ये ईरान वाला जो हुआ, आई एम वेरी टू बी वेरी ऑनेस्ट, एक बड़ा शॉकिंग एलिमेंट था सिर्फ हमारे लिए सबके। तो अच्छा सुमेरा, आपको वैसे क्या लगता है कि पाकिस्तान के खिलाफ ईरान ने जो कार्रवाई की है उसके पस मंजर में किसी तीसरी ताकत का कोई एजेंडा भी मौजूद था? क्योंकि वो जैसे आप भी बात कर रहे थे ना कि पाकिस्तान और ईरान के दरमियान मजबूत सिफारती तजारती ताल्लुकात जो है वो अब के नहीं है बल्कि बरसों से मौजूद हैं, और दुनिया इस बात की गवाह है कि पाकिस्तान ने कई मामलात में ईरान की बहुत ज़्यादा मदद की है।
देखिए अच्छा सुमेरा मैं आपसे बात करूंगी, शहरी मान साहिबा ने भी हमें ज्वाइन कर लिया, तो उनसे भी जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। साबिक पाकिस्तानी वो सफ़ीर भी हैं। अस्सलाम वालेकुम शहरी साहबा, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें वक्त दिया। शहरी साहबा, सबसे पहले तो ये बताएं कि पाकिस्तान और ईरान के दरमियान जो पैदा होने वाली ताज़ा तरीन सूरत हाल है, इसके बाद आप मुस्तकबिल में दोनों ममालिक की जो बायलैटरल रिलेशनशिप्स हैं उनको कैसे देखती हैं, और साथ में हाउ शॉकिंग वॉज इट फॉर यू एज वेल जब हमने देखा कि ईरान की जानिब से हमला किया गया पाकिस्तान में? जी शुक्रिया बेटा, काफ़ी हम लोग सब शज़्ज़र रह गए थे देख के, क्योंकि इसकी कोई तमहीज़ नहीं बनी थी। नॉर्मली जब हालात यहाँ तक पहुँचते हैं, ऐसे मुल्क के साथ जब आपके रवाबित जारी हैं, नेवी ड्रिल्स चल चुकी थी, पीएम के साथ मीटिंग हो गई थी, केयरटेकर पीएम से डावोस में उनके फॉरेन मिनिस्टर थी, फिर हमारा एक ट्रेड डेलीगेशन चाबहार पहुँचने वाला था, वो वापस आया आधे रास्ते, मतलब निकलने वाला था। तो ये हर किस्म के रवाबित चल रहे थे और कोई ऐसा मौका नहीं था जिसमें ये इतनी बड़ी बात की गई हो कि हमें इतनी तशवीश है, और ये तशवीश का बायस है कि हम इस तरह की एयर स्ट्राइक करेंगे। तो फ्रैंकली बहुत काफ़ी ये एकदम झटका सा था, क्योंकि ऐसे रवाबित हैं नहीं तेहरान के साथ, और एक एहतराम का रिश्ता ही रहा है। तो अगर ज्यादा दोस्ती नहीं रही तो एहतराम तो हमेशा रहता है, लेकिन ऐसे अखबार हैं जहाँ दोस्ती भी हो गई थी काफी, खासतौर से पीपल्स पार्टी के अखबार में पाइपलाइन के वक्त वगैरह, और फिर भी रहते रहे। और जब भी वहाँ कोई तशवीश हुई है तो वो देते हैं स्टेटमेंट। पिछला आपको याद है कि जब पीडीएम की गवर्नमेंट थी तो उनके यहाँ से बात हुई थी, तो यहाँ एक्शन लिया गया था, और पाकिस्तान के भी लोग वहाँ, पाकिस्तान के कोऑर्डिनेट्स वहाँ दिए गए थे कि हमारे लोग वहाँ दहशतगर्द हमें यहाँ से टारगेट कर रहे हैं आपकी सरजमीन पे। ये सारी बातें होती गई थी। तो ये जब हमारे पास एक बॉर्डर एग्रीमेंट भी है बेटा 2013 से, तो आप उसको इस्तेमाल क्यों नहीं किया गया? ये सारी बातें बहुत ही एक अजीब और गरीब लगा कि इन्होंने अपना थ्रेशोल्ड यहाँ कैसे पहुँचाया कि बस उठा के मिसाइल डाल दिए। और तो बाद में फिर अब ये सोच हुई कि शायद इनके रेवोल्यूशनरी गार्ड ने 3 ममालिक में स्ट्राइक करना था, और उन्होंने किया, क्योंकि मुझे नहीं ऐसा लगा कि ये कोई लंबा चौड़ा सोचा समझा। मैं कह तो नहीं सकती, मेरी दानिश में ये नहीं है कि मेरी नॉलेज में नहीं है, लेकिन अकल ये बता रही है, मंतिक के कुछ इनके यहाँ से इस तरह का हो गया है। और नेचुरली अब जो बातें हो रही है, मेरा ख्याल में अब वक्त आ गया। तो इससे ये हुआ है ना, एक अफसोसनाक अमल गजा में जो सूरत हाल है, बिल्कुल आपको मुस्लिम यकजहती की जरूरत है। खासतौर से 2 नेबर मुल्क हैं जिनकी इस तरह की तारीफ नहीं है ना, ये अनप्रेसिडेंटेड हुआ है। तो ये एक बात सामने आ रही है, और आई थिंक उनके जहन में भी होनी चाहिए। उनके स्टेटमेंट भी रेफरेंस आया है कि मुस्लिम यूनिटी की जरूरत है। तो आई थिंक वो भी कुछ विचार में है कि अब करना क्या है। लेकिन जो ट्रस्ट डेफिसिट पैदा हो गया है एकदम से ना, जी जी, ये इसको ठीक करने में इसका जो एतमाद का फुकदान जब हो जाता है तो उसको मैनेज करने में थोड़ा वक्त लगता है। और मैं समझती हूँ सिफारती इस वक्त चैनल उनको यूज करने चाहिए, बैक चैनल भी और वैसे भी। और दूसरी बात ये कि इस वक्त ऐसा नहीं है कि जी पाकिस्तान के एयर स्पेस बंद है, सारी नॉर्मल चीजें जारी हैं, ट्रेड भी सब। हाँ जी जी सही। अच्छा, तो आपको अब क्या लगता है कि आगे जो चीज़ें मामला थे वो कैसे बढ़नी चाहिए? क्योंकि जैसे ईरान के दफ्तर ख़ारजा से भी जो भी स्टेटमेंट सामने आई है वो काफ़ी मस्बत स्टेटमेंट आई है, और उससे ऐसा लगता है कि हो सकता है कि जो आगे जो प्रॉब्लम्स हैं वो मज़ीद एलिवेट नहीं होंगी। लेकिन आपको लगता है कि सूरत हाल ऐसी थी कि वो बातचीत से हल हो सकती थी, चीज़ें निपटाई जा सकती थी? देखिए, मेरा तो हम इस तरह की सोच के लोग हैं कि अस्करी हल जो होता है वो आखिरी हल होता है ना, इट्स द लास्ट रिजॉर्ट, मिलिट्री सोल्यूशन। तो आप जब वहाँ तक पहुँचते हैं तो आप काफ़ी मराइल से गुजरते हैं। कोई आप जंगी सिचुएशन में नहीं थे। वी आर नॉट इन अ स्टेट ऑफ वॉर विद ईरान एवर, इस वक्त तो किसी के साथ नहीं है। तो जब बात वहाँ, और ना वो हमारे लिए एक रेगुलरली हॉस्टाइल कोई नेबर थे या मुल्क थे, मतलब हमारा उनके साथ हिंदुस्तान वाला रिश्ता तो नहीं था। एकदम से उन्होंने कुछ कर दिया, बालाकोट पुलवामा वाला, फिर एक सिचुएशन आई, हमने उधर भी जवाबी कार्रवाई की थी। तो इनके कैलकुलस में ये तो आई थिंक अब आ गया होगा कि
अब ये इन्होंने कोई चुप तो नहीं रहना, पाकिस्तान पी नहीं जाएगा, तो आई थिंक उससे भी फर्क पड़ा है। और आई थिंक कुछ सोच होगी वहाँ के इसको एस्केलेट क्यों करें हम इतना, कुछ बिल्कुल। वेलकम बैक। पाक ईरान तनाज़े का असर स्टॉक मार्केट पर भी पड़ा है। गुज़िश्ता रोज़ मार्केट में 1000 पॉइंट्स की कमी हुई और 100 इंडेक्स 62,797 पॉइंट्स पर पहुंच गया। इसी वाले से बात करेंगे। नुमाइंदे समा सैयद रिजवान आलम हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम रिजवान, वेरी गुड मॉर्निंग। क्या सूरत हाल है जी इस वक्त, क्योंकि आज हफ्ते का आखिरी रोज़ भी है, तो स्टॉक मार्केट में क्या देख रहे हैं आप? मदिया, हमने मुसलसल 4 रोज़ मार्केट में मंदी देखी। उसकी कई वजूहत थी। 2 दिन तो मार्केट जो है पाक ईरान टेंशन की वजह से मंदी में रही। उससे पहले मार्केट में जो है वो वैसे ही एक मंदी का जो है वो क्या कहते हैं रुझान सा था, तो वही मंदी प्रिवेल कर रही थी पूरे मार्केट में। लेकिन आज हमने मार्केट में सुबह ही से तेज़ी का रुझान देखा है। एक मौके पर 100 इंडेक्स में 700 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा भी हुआ और ये 63,900 से ऊपर चला गया 100 इंडेक्स। ऑयल एंड गैस, फर्टिलाइज़र और मार्केटिंग कंपनीज़ जो है ऑयल एंड गैस की, उनमें जो है वो सरमायाकारों की दिलचस्पी देखी जा रही है। इस स्टॉक मार्केट के हवाले से यही कहा जा रहा है कि स्टॉक मार्केट जो है वो चूँकि इस पूरे हफ्ते जो है वो रेंज बाउंड रही, मंदी में रही, तो इस हफ्ते तो मार्केट के लिए इतना अच्छा नहीं करार दिया जा रहा। लेकिन अब जब ये एस्केलेशन ज़्यादा नहीं आगे बढ़ती और दोनों ममालिक जो है बातचीत से मसले को हल करते हैं, मसाइल को, तो यकीनन ये मार्केट के लिए एक अच्छी खबर होगी। और इसके साथ साथ जो पिछले दिनों 1-2 दिन पहले मार्केट में बहुत अच्छी माशी खबरें आई पाकिस्तान की। पाकिस्तान का UAE ने कर्जा $2 अरब का रोल ओवर कर दिया। पाकिस्तान को IMF से $70 करोड़ मिल गए। पाकिस्तान के ज़र मुआवजा ज़खायर मुस्तहकम हो रहे हैं। पाकिस्तान में और दुनिया भर में कीमतें जो हैं तेल की वो नीचे आ रही हैं। पाकिस्तान में उसकी करेंसी मजबूत हो रही है। तो ये सब इतनी अच्छी मार्केट के लिए खबरें थी कि मार्केट को इस पर बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स करना चाहिए था। लेकिन चूंकि इस हफ्ते मार्केट इस पर रिस्पॉन्स नहीं कर सकी, तो बताया ये जा रहा है, माहिरीन का ये कहना है कि अगला हफ्ता मार्केट के लिए अच्छा हो सकता है, क्योंकि रिजल्ट सीजन भी आगे है। कंपनीज़ के जो है शुशमाही, सहमाही और सालाना मालियाती नताइज जब आएंगे, जो कि अच्छे मालियाती नताइज हो सकते हैं जिसकी तवक्का की जा रही है, तो वो मार्केट में यकीनन ये चीज़ जो है मार्केट को ड्राइव करेगी और मार्केट बहुत अच्छी बुलिश ट्रेंड दिखा सकती है अगले हफ्ते। जी चलिए जी, लुकिंग फॉरवर्ड टू द गुड डेज। थैंक यू सो मच जी। सईद रिजवान आलम हमारे नुमाइंदे हमारे साथ। और जनाब आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं एक ऐसी शख्सियत की जिनके सुरीले गीत सुनते हुए हम सब परवान चढ़े हैं। कौन होगा जिसने मुझे दिल से ना भुलाना और वादा करो साजना जैसे सदाबहार गीत याद नहीं होंगे। जी हाँ, मैं बिल्कुल बात कर रही हूँ अपनी तर्ज की बेहद मुनफरिद गुलकारा महनाज बेगम की, जिन्हें उनके मद्दाह आज उनकी 12वीं बरसी के मौके पर याद करें हैं। महनाज बेगम ने अपने फ़नी करियर का आगाज़ 1970 की दिहाई में रेडियो पाकिस्तान से किया। उन्होंने रेडियो टेलीविज़न पर मुख्तलिफ़ किस्म के गीत गाए। महनाज बेगम को गज़ल, ठुमरी, दादड़ा, नोहा और मरसिया पढ़ने में खुसूसी महारत हासिल थी। उन्हें 2,500 से ज़ायद फिल्में और गैर फिल्मी गीत गाने का एजाज़ हासिल है। महनाज बेगम को हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से उनकी खिदमात के एतराफ़ में सदारती तमग़ा बराए हुस्न कारकर्दगी से भी नवाजा गया। विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक हियर, हमारे साथ रहिएगा। जी तो वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और सबसे पहले तो आपको बताते चलें कि पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान जो 5 रोज़ा T20 मैचेस की जो सीरीज़ थी, उसमें से 3 मैचेस तो पाकिस्तान टॉस जीतने के बाद हार गया। लेकिन आज हुआ यह है कि आज क्राइस्टचर्च में पाकिस्तान न्यूजीलैंड के दरमियान जो मैच होना है, इसमें न्यूजीलैंड की टीम ने जीता है टॉस। और अल्लाह करे टॉस इनके साथ वही करे जिस टॉस जीते हुए टॉस ने पाकिस्तानी टीम के साथ किया था। और अल्लाह करे आज पाकिस्तान टीम जो है ये मैच जीत जाए। या तब्दील भी की गई है जी, साफजादा फरहान खेल रहे हैं आज़म खान की जगह। सो आई होप कि जो एक तब्दीली की गई है, ये तब्दीली टीम के लिए जो है वो अच्छी साबित हो। खैर, लेकिन ये भी बात ज़रूर करना चाहूँगी कि परसों एक बड़ी ज़्यादती की, मेरे ख्याल से पूरी दुनिया में बॉडी शेमिंग के हवाले से बात की जाती है। ठीक है, आप प्लेयर्स की फ़िटनेस के हवाले से बात करें, ज़रूर बात करें, और प्लेयर्स की फ़िटनेस मैटर करती है। प्लेयर आपके फील्ड में कितना तेज़ भाग रहा है, एवरीथिंग मैटर्स अ लॉट, क्योंकि जो इनका वर्कआउट होता है ना,
ये जो नॉर्मल बंदे वर्कआउट कर रहे होते हैं ना, उन जैसा वर्कआउट नहीं होता, ये बड़ा किलर किस्म का वर्कआउट होता है। और इसमें ये एक्सपेक्ट ये कर रहे होते हैं कि जी जो हमारे मतलब गेंद को पकड़ने के लिए या रन स्कोर करने के लिए मतलब चीते की स्पीड से भागें, ठीक है, समझ में आती है, बट द वे जिस तरीके से स्टेडियम में जो म्यूज़िक एक मारूफ रेसलर के जो स्पेसिफिक जिससे एसोसिएट किया जाता है वो चलाना, दैट वाज ह्यूमिलिएटिंग एंड वी कंडेम इट। ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए आलमी सतह पर। आप सोचें कि आपने एक प्लेयर का कॉन्फिडेंस एक आलमी सतह पर उसको बुली करके कितना मुतासर किया होगा। खैर जी, इंशाल्लाह अल्लाह करे जब पाकिस्तानी टीम ये मैच जीते और फिर इसके बाद हम आपसे दोबारा मिलें तो हम इसको सेलिब्रेट करें, क्योंकि हमें तो जीतने का एक मौका ही चाहिए होता है। इंशाल्लाह आज मैच अल्लाह करे पाकिस्तान जीते। और क्रिकेट के हवाले से तो हम आपको पता है कि बात करते रहते हैं, लेकिन क्रिकेट के हवाले से एक और अच्छी खबर आपको दें कि 25 जनवरी से कराची में सजने जा रहा है सिंध प्रीमियर लीग का मेला, जो 5 फरवरी तक जारी रहेगा। 12 रोज़ा इवेंट में 6 टीमें एक्शन में नजर आएंगी। पाकिस्तान क्रिकेट के बड़े बड़े नामवर खिलाड़ी इस लीग का हिस्सा हैं और इस इवेंट में कराची गाजी, हैदराबाद बहादुर्स, मीरपुर खास टाइगर्स, बेनज़ीराबाद लाल, सखर और लाड़काना चैलेंजर्स की टीमें शामिल हैं। और इस इवेंट के लिए भरपूर तैयारियां जारी हैं और हमारे लिए बड़े एजाज़ की बात है कि समा सिंध प्रीमियर लीग का मीडिया पार्टनर भी है। लाड़काना चैलेंजर्स की प्लेटिनियम कैटेगरी में शामिल होने वाले असद शफीक ने आज हमें ज्वाइन भी किया है, तो उनको हम अपने शो में वेलकम भी कहेंगे, शामिल गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम असद एंड वेलकम टू सुबह का समा। सबसे पहले बताएं कि ये कितने मज़े की बात है, मुझे तो ये एक ठीक है पाकिस्तान प्रीमियर लीग तो एक है, हमारे लाइक वी हैव PSL, सिंध प्रीमियर लीग का आना ये कितने खुशाइंद बात है क्रिकेट के लिए? जी बिल्कुल, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है स्पेशली उन प्लेयर्स के लिए जो कि सिंध से ताल्लुक़ रखते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा आप देखें फैसिलिटीज़ हैं नहीं यहाँ पे। अगर आप हैदराबाद से आगे जाएं इंटीरियर सिंध में बहुत ज़्यादा ग्राउंड्स भी उस तरह के नहीं हैं, फैसिलिटीज़ भी उस तरह की नहीं है, प्लेयर्स को जो है चांसेस बहुत कम मिलते हैं। तो उनके लिए स्पेशली बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है कि वो आएँ और ड्रेसिंग रूम शेयर करें पाकिस्तान के टॉप प्लेयर्स के साथ, ऐसे प्लेयर के साथ जिनको इंटरनेशनल एक्सपोजर है, जो कि काफ़ी चीज़ें देखते हैं, जानते हैं, उनके साथ ड्रेसिंग रूम शेयर करना, उनके साथ ग्राउंड शेयर करना, उन प्लेयर्स के लिए बहुत लर्निंग प्रोसेस जो है ना वो क्विक, मेरा ख्याल है कि क्विक लर्निंग प्रोसेस जो है वो शेयर करेगा इनके साथ। तो बल्कि ऐसे प्लेयर के लिए भी जो कि PSL नहीं खेल पाते, जो कि पिक नहीं हो पाते, उन प्लेयर्स के लिए भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि यहाँ पे अपना मेटल प्रूफ करने के लिए ऑब्वियसली टैलेंट अपना शोकेस करें यहाँ पे और फिर PSL की टीमों में जगह बनाएं और उसके बाद पाकिस्तान की टीम में जगह बनाएं। अच्छा, और कितने अरसे से आप एसोसिएटेड हैं लाड़काना चैलेंजर्स के साथ, और मुझे बताएं कि जो तैयारी है आप लोगों की वो कब से जारी है? देखें, ये तो फर्स्ट एडिशन हो रहा है SPL का, तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ अभी हमें एज अ ग्रुप जो है वो काम करते हुए, लेकिन जिस तरह से चीज़ें शेप अप हो रही हैं, मेरा ख्याल है कि एक ऐसी टीम है जो कि जिसमें सीनियर और जूनियर बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन है, मैनेजमेंट हमारी बहुत अच्छी है फ्रॉम द डे वन, जिस तरह से प्लेयर्स को हैंडल करें, क्योंकि अभी सारे प्लेयर डोमेस्टिक में भी जो है आपको पता है कि बिजी हैं, लेकिन स्टिल वो जिस तरह से मैनेज कर रहे हैं बड़ी एक अच्छी चीज़ है। और फिर जब रीग्रुप होंगे सारे प्लेयर, एक दूसरे से बातचीत होगी, सब पूरी मैनेजमेंट से हम बैठ के बात करेंगे, देखेंगे किस तरफ से लेके जाना है इन चीज़ों को। तो आई होप कि आगे जो है इस एडिशन में अच्छा परफॉर्म करके और फिर नेक्स्ट एडिशन के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना है सिंध के प्लेयर्स के लिए जो कि इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले सबको। बिल्कुल, आपने बात बड़ी ज़बरदस्त की, क्योंकि देखें अपॉर्चुनिटीज़ होना सबके लिए इक्वली इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली अगर हम बात करें कि जो सिंध में रहने वाले जो लोग हैं, जो अगर वहाँ से भी अच्छे प्लेयर्स हमें चाहिए, तो इस आई एम श्योर कि सिंध प्रीमियर लीग से ऐसे बहुत सारे प्लेयर्स निकल के सामने आएंगे। अच्छा, नॉट ओनली प्लेयर्स, असद मुझे लगता है कि हमें अच्छे कोचेस की भी ज़रूरत है। सो आपको लगता है कि इससे ना सिर्फ हमारे प्लेयर्स के लिए रास्ता आगे हमवार होगा, लेकिन बहुत सारे ऐसे कोचेस जो हैं जो कि वैसे लाइमलाइट में नहीं आ सके और उनके अंदर काफ़ी सलाहियत है अच्छे कोच करने की, वो भी आगे आएंगे? जी बिल्कुल, सिर्फ कोच नहीं, अगर आप फील्डिंग कोच देखें और मैनेजमेंट की और भी चीज़ें होती हैं, एनालिस्ट होते हैं, आपके फिजियोज होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, तो ये भी जिस तरह मैंने कहा ना कि अपॉर्चुनिटीज़ वहाँ के लोगों को थोड़ी कम मिली है, तो उनके लिए भी इक्वल अपॉर्चुनिटी है कि वो आके ऐसे प्लेयर्स के साथ काम करें जिनका इंटरनेशनल एक्सपोजर है, क्योंकि ये डिफरेंट होता है एक लोकल प्लेयर के साथ काम करना और एक ऐसे प्लेयर के साथ काम करना जिसने जो है वो सारा पाकिस्तान की टॉप क्रिकेट खेली हुई हो। तो ये उनके लिए भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वो आएँ और यहाँ पे जिस तरह से चीज़ें शेप अप हो रही हैं, एक अच्छा ऐसा मैं टूर्नामेंट कहूँगा जो कि ग्लोबल जो है वो पूरा पाकिस्तान इसको देखेगा, पूरी दुनिया इसको देखेगी, तो ऐसे लेवल पे आके काम करना इटसेल्फ एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होता है। आप लोग के कोच कौन है? हमारे कोच यासिर अरफात हैं, जो कि अभी आपने रिसेंटली देखा होगा पाकिस्तान टीम के साथ भी हैं और उससे पहले UK में उन्होंने बहुत टाइम गुजारा, वहाँ से कोचिंग के कोर्सेज किए हैं सारे।
तो बड़ी अच्छी चीज़ है कि ऐसे क्वालिफाइड कोचेस। चीज़ें वैसे आसान हो जाती हैं असर जब आपका कोच आपका कुलीग भी रहा हो और उसके बाद फिर वो आपको कोच भी कर रहा हो, तो वो चीज़ें कितनी आसान हो जाती हैं। देखिए, अंडरस्टैंडिंग की बात है कि आपकी कोच के साथ ना अंडरस्टैंडिंग कैसी डेवलप हुई है, क्योंकि अगर जो है वो उस तरह की कम्युनिकेशन नहीं होगी, एक ऐसी कम्युनिकेशन जो कि दोस्त के साथ की जा सकती है, जब तक आप उसको अपनी बात समझा नहीं सकेंगे और उसकी बात समझ नहीं सकेंगे तो गैप नहीं होना चाहिए। एज अ प्लेयर मैं जो भी फील कर रहा हूँ, मुझे जिस चीज़ की नीड है, अगर मैं बैट्समैन हूँ तो मुझे अगर हिटिंग की प्रैक्टिस करनी है, या मैं ये फील कर रहा हूँ कि मुझे रेंज हिटिंग करनी है, तो मुझे बिल्कुल वो क्लियर मैसेज देना पड़ेगा ताकि कोच जो है ना फिर उस तरह से प्रैक्टिस के सेशन मेरे लिए प्लान करे। तो कम्युनिकेशन उसी सूरत में अच्छी होगी जबकि हम बात करेंगे उनसे, हर तरह की बात जो है वो कोच तक पहुंचाएंगे, कोच की बात सुनेंगे, तो एक रिलेशनशिप डेवलप करने की बात होती है। अच्छा, आप लोग की टीम में कोई इंटरनेशनल ऑफ कोर्स आप भी इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं, लेकिन किसी दूसरे मुल्क से कोई प्लेयर शामिल है? नहीं, दूसरे मुल्क के अभी तक कोई प्लेयर शामिल नहीं है। अभी जो कि नॉन प्लेयर हैं जिनको सब जानते हैं, जिनमें सरफराज भी हमारी टीम में है, मोहम्मद नवाज भी है, शाहनवाज धानी भी है। तो जिस तरह मैंने आपको बताया, ये टीम जूनियर और सीनियर्स का मिक्सअप है, बड़ा अच्छा जो है वो ब्लेंड इन है। तो मेरा ख्याल है कि दोनों लोगों के लिए, जो सीनियर प्लेयर हैं उनके लिए भी और जो जूनियर प्लेयर हैं दोनों के लिए बड़ा अच्छा। कैप्टन ऑफ द टीम देखें, ये अभी थोड़ा सा डिसाइड हो नहीं पा रहा है कि कौन कैप्टन होगा। आई होप कि सरफराज से जो है वो बात हुई है उनकी, तो आई डोंट नो कि डिसीजन क्या हुआ है, लेकिन मे बी अगर वो है तो वही होगा। सही है, सैफी भाई मीन द सीनियर इन द टीम। अच्छा, मुझे बताएं कोई टीम में ऐसा खिलाड़ी जो कि जिसको आप समझते हैं कि बड़ा छुपा रुस्तम हो और लोग अभी उससे वाकिफ नहीं है? शाहनवाज धानी लोग अभी वाकिफ हैं, लेकिन उतना वाकिफ नहीं है जितना हम वाकिफ हैं। अगर बहुत ज़्यादा उसे जो है वो बैठ के उससे बात की जाए ना, तो वो एक बड़ा लाइवली कैरेक्टर है, बड़ी फ़नी बातें करता है। टीम में एक ऐसा बंदा होता है ना, हर जगह एक ऐसा बंदा होता है जो कि सबकी जान होता है कि यार ये है मोमेंट को जो है ना डल नहीं होने देगा। और फील्ड में भी उसका ऐसा ही है कि फील्ड में जब एज अ कैप्टन, क्योंकि मैं उसका कैप्टन रहा हूँ पिछले 2-3 साल, तो कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि मैंने वो किया हो कि यार ये नहीं अभी ये थोड़ा डल है। ये हमेशा लाइवली टीम को उठाने वाला, मुश्किल वक्त में जो है वो टीम से स्टैंड आउट करने वाला कि यार मैं करके देता हूँ। तो उससे आप और ज़्यादा कॉन्वर्सेशन करेंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा। अच्छा, अपनी टीम के अलावा आपको कौन सी टीम जो सिंध प्रीमियर लीग की है ऑन पेपर सबसे स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है, जिससे आप लोग थ्रेट फील कर रहे हो कि यार ये हमें लग रहा है कि फाइनल में हम इनके साथ जाएंगे? नहीं, देखिए टीमें तो सारी अच्छी हैं। अगर आप देखें ना कि सारे प्लेयर जो हैं वो पाकिस्तान के टॉप प्लेयर सारी टीमों में हैं, और नए प्लेयर जो कि डोमेस्टिक में परफॉर्म कर रहे हैं वो प्लेयर भी हैं। लेकिन हैदराबाद की टीम बड़ी अच्छी है। अगर आप देखें तो उनके पास जिस तरह का बैटिंग कॉम्बिनेशन है ना, तो वो T20 के हिसाब से ज़रा थ्रेटनिंग है। T20 के। अच्छा, आगे क्योंकि आप यहाँ पे मौजूद भी हैं तो मैं ज़रा आपकी मौजूदगी का ऑफ कोर्स आई वोंट वेरी क्वेश्चन सवाल, लेकिन पाकिस्तानी टीम से आज के मैच से वैसे आपको क्या तवक्कुआत वाबस्ता हैं? हाउ डू यू सी, बिकॉज़ ऑफ कोर्स आप यू आर द टीम। होप्स तो आपको भी हैं और मुझे भी हैं। कुछ चीज़ें उस तरह से नहीं हो पाई जिस तरह से हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन जिस तरह से देखा जाए ना तो थोड़ा यंग टीम है, इसको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। क्योंकि काफ़ी प्लेयर ऐसे हैं जिनके फर्स्ट टूर हैं, ऑस्ट्रेलिया का फर्स्ट टूर था, न्यूजीलैंड का फर्स्ट टूर था। तो ये ऐसी जगह है जहाँ पे आपको कंडीशंस थोड़ी मुश्किल मिलती हैं, और यहाँ से बिल्कुल ऑपोजिट कंडीशन है। तो होप रखें आप भी और हम भी, और इंशाल्लाह आई होप कि आज का मैच जो है वो बेहतर होगा पाकिस्तान। इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच जी। अर्शद तवीक हमारे साथ मौजूद थे एंड वी आर सो एक्साइटेड फॉर सिंध प्रीमियर लीग। इस हवाले से मज़ीद बात भी करेंगे। मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेनी, ब्रेक के बाद वापस आते कहीं में जाएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अब जबकि मुल्क में होने वाले आम इंतखाबात में सिर्फ 21 दिन बाकी रह गए हैं, तो आवाम के ज़हनों में कई सवाल सर उठा रहे हैं। मसला ये है कि पाकिस्तान के ईरान और अफ़गान बॉर्डर पर जो सूरत हाल दिखाई दे रही है, कहीं वो किसी बदलती हुई सूरत हाल का पेश खाना तो नहीं। जहनों में अभी ये सवाल मौजूद है कि क्या वाकई इलेक्शन अपनी मुकर्ररा तारीख पर हो जाएंगे या नहीं। दूसरी तरफ एक आम सवाल ये भी है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के इन दावों के बावजूद कि वो मौरूसी सियासत से बाहर निकल आए हैं, उनकी तरफ से जो उम्मीदवारों को पार्टी टिकट जारी किए गए हैं उनमें करीब दूर के रिश्तेदार भी शामिल हैं। इस बारे में बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद है जो सियासी हलचल है उस हवाले से बात करेंगे। लाहौर से हमारे साथ मौजूद होंगे हमारे नुमाइंदे अरशद अली,
फैसलाबाद से रिदा सिंधु हमें ज्वाइन करेंगी, इस्लामाबाद से असम खोकर हमारे साथ होंगे और पेशावर से इरफान मूसाजई हमारे रिपोर्टर हमारे साथ हमें ज्वाइन करेंगे। हम आप चारों का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। सबसे पहले तो ज़रा मैं रुख करूँगी शहर लाहौर का और वहाँ पर जानूँगी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी वहाँ पर आजकल अपने डेरे डाले हुए हैं और मुस्लिम लीग नून तो क्लेम कर रही है कि जी मुस्लिम लीग नून वहाँ से बड़ी सीटें जो है वो जीतने में कामयाब हो जाएगी। अरशद, क्या सूरत हाल है लाहौर में, आप क्या देख रहे हैं? आपको वो इलेक्शन की गहमा गहमी समहाउ दिखाई दे रही है जो कि हम हमेशा से देखते हैं? जी बिल्कुल जो है वो बहुत शुक्रिया। लाहौर में जो है वो इलेक्शन की बिल्कुल गहमा गहमी अब शुरू हो चुकी है और भरपूर तरीके से तमाम आज़ाद उम्मीदवार और जो मुख्तलिफ सियासी पार्टियों से जिनका ताल्लुक है उनकी जो है वो अब कॉर्नर मीटिंग्स और इसके अलावा जो जलसे हैं वो हलकों में उनके शुरू हो चुके हैं। इस लाहौर की 14 नशिस्तों के ऊपर जो है वो मजमूई तौर पर कौमी असम्बली की 14 नशिस्तें हैं। यहाँ पर मजमूई तौर पर 266 उम्मीदवार हैं, जबकि सूबाई असम्बली की अगर बात करें तो लाहौर में सूबाई असम्बली की 30 नशिस्तें हैं जिस पर जो है वो 813 उम्मीदवार मद्दे मुकाबल हैं। अब जो है वो इस इलेक्शन में सबसे ज्यादा जो फोकस किया जा रहा है, मुख्तलिफ जब रात को जो महफिलें सजती हैं, जब कैंडिडेट्स जाते हैं तो वहाँ पर जो है वो सबसे ज्यादा साउंड सिस्टम को जो है वो अहमियत दी जाती है और खास तौर पर जो है वो वहाँ पर उनके डेरों में और उनकी बैठकों के अंदर जो है वो लगे होते हैं और यूथ को जो है वो उस हवाले से म्यूजिक के तड़के के साथ जो है वो उनका अपना मंशूर भी पेश करते हैं, अपनी तरफ यूथ जो है वो म्यूजिक के तड़के में आ रही है। मुझे अरशद ये बताएं जरा, वैसे आती सवाल दोबारा रिपीट कीजिएगा। अरशद पूछना चाह रही है कि यूथ जो है वो क्या म्यूजिक के तड़के में आ रही है, क्योंकि आती तो रही है वैसे समहाउ। मतलब जो हल्के मोहल्ले के लोग होते हैं, जो यूथ होते हैं, वो वहाँ पर इकट्ठे हो जाते हैं, देखने के लिए लोग आ जाते हैं, मंशूर सुनने के लिए। चले वो कह सकते हैं इख्तलाफ अपनी जगह हो सकता है यूथ को, लेकिन ये है कि वहाँ पे देखा है कि उनकी मीटिंग्स के अंदर जो है वो लोग मौजूद होते हैं। जो इंतखाबी गहमा गहमी का एक सिलसिला था जो कह रहे थे कि अबहम था कि शायद अभी तक उस तरह से माहौल नहीं बन पा रहा। लाहौर में जो है वो मजमूई तौर पर अब ये सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है। उम्मीदवार जो है वो बाकायदा अपने अपने जो उनके धड़े हैं उनके पास भी जा रहे हैं, फौजियों के ऊपर भी जा रहे हैं, चाहे जिनको जानते भी हैं या जिनको नहीं जानते। इसके अलावा वो क्या कहते हैं, उनकी शादी गमी सारे जो है वो उम्मीदवार वहाँ पर पहुंचे होते हैं। चाहे किसी भी सियासी जमात के जो है वो किसी का ताल्लुक है तो वो वहाँ पर पहुंचकर दावे भी करते नजर आते हैं। और इसके अलावा जो है वो यूथ के हवाले से स्पेशल जो है वो उम्मीदवारों का एक स्पेशल एक वो कह सकते हैं मंशूर है कि उनको कैसे हमने इंटरेक्ट करना है। बिल्कुल जी, यूथ को इन्वॉल्व करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हमारी लाइक जब 60-70% आबादी को आप उसको लेकर इन लाएंगे सिस्टम में तो बड़ा मसला होगा। रिदा, आप बताएं फैसलाबाद में क्या सिचुएशन है? जी मदीहा, फैसलाबाद में मजमूई तौर पर बात की जाए तो कोई बहुत ज़्यादा पीक पे तो सियासी गहमा गहमी जो है वो नज़र नहीं आ रही, लेकिन कुछ हलकों में जो उम्मीदवार हैं वो एड़ी चोटी का जोर लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं, अपने सपोर्टर्स और वोटर्स की जो है तरफ जा रहे हैं, उन तक पहुँच पा रहे हैं और बहुत से मुख्तलिफ अंदाज भी अपना रहे हैं। जैसे फैसलाबाद का सबसे बड़ा हलका है NA 102, वहाँ पर मुस्लिम लीग नून के आबिद शेर अली हैं, उनकी जानिब से डोर टू डोर कैंपेन जो है वो खासी उरूज पर पहुंचती हुई दिखाई दे रही है। कहीं मोटरसाइकिल पे बैठ जाते हैं तो कहीं पे अगर हम बात करें PTI के जो उम्मीदवार हैं उनको इंतखाबी निशानात जो हैं वो मुख्तलिफ अलॉट किए गए, तो वो अपने निशानात जैसे शटल कॉक किसी को दिया गया है तो वो अपने सपोर्टर्स में बांटते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसी तरह से हल्का NA 100 की बात करें तो वहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की एक खातून है सिद्रा सईद बंदेशा, वो भी खासी जो है वो अपने हल्के में निकल रही हैं और लोगों से जो है वो मिल पा रही हैं। कहीं पर जो है वो दावतों का भी एहतमाम जो है वो शुरू हो गया है। तो इस तरह से जो सियासी उम्मीदवार हैं वो पूरी अपनी कैंपेन जो है वो कर रहे हैं ताकि वोटर्स तक पहुंच पाएं और उन्हें कायल कर पाएं। तो इस तरह का माहौल जो है वो फैसलाबाद में दिखाई दे रहा है। जी सही, ठीक है। इरफान, आप मुझे बताइएगा कि क्या इस वक्त सिचुएशन है इस पेशावर में? क्या पेशावर में भी जो उम्मीदवार हैं वो भी ऐसे ही लोगों की शादियों में भी जा रहे हैं और हर छोटे छोटे इवेंट्स में जा रहे हैं ताकि वो सही तरीके से अपनी तशहीर कर सके पार्टी की? मदीहा, देखिए पेशावर में जो है अभी तक उस तरह की गहमी नहीं है। जो सियासी तकरीबन 20 दिन रह गए हैं, लेकिन जो सियासी हलचल है वो बिल्कुल ना होने के बराबर है। हालांकि 2 दिन पहले जो है आज़ाद उम्मीदवारों को जो निशानात अलॉट किए गए तो थोड़ा बहुत जो है वो कैंपेन तो शुरू हो गया है, लेकिन डोर टू डोर कैंपेन जो है वो अभी तक शुरू ना हो सका। पहले जो है यहाँ पर इलेक्शन से पहले जो है वो इलेक्शन ऑफिस बनते थे जहाँ पर शाम के बाद जो है वो बड़ी तादाद में लोग जो है वो जमा होते थे, अपनी पार्टी को सपोर्ट करते थे, लेकिन वो माहौल
माहौल हो जो है वो बिल्कुल ना होने के बराबर है। कल भी जो है हम एक पैकेज शूट कर रहे थे तो हम एक हलके में गए, काफ़ी बड़ा हलका था, बड़े बड़े उम्मीदवार भी उसमें थे, लेकिन हम जो है वो इवन वहाँ पर जो है पोस्टर और फ्लेक्स जो है वो उम्मीदवारों को हम जो है वो ढूंढ रहे, तो वो ढूंढने से भी वो नहीं मिल रहे थे। तो यहाँ पर जो है उस तरह पेशावर में जो है वो गहमा गहमी जो है वो ना होने के बराबर है। सियासी जलसे जो है अभी तक भी पेशावर में कोई भी सियासी बड़ा जलसा जो है किसी भी पार्टी की जानिब से नहीं हुए। हल्कों की सतह पर जो है वो मुख्तलिफ कार्नर्स मीटिंग होते थे, तो उस तरह उस और इसकी बड़ी वजह क्या है कि अभी तक कोई बड़ा सियासी जलसा नहीं हुआ? क्या अमनो अमान की सूरत हाल उनको लगता है कि मुतासर होगी, या फिर सिक्योरिटी जो है वो इतनी मुकम्मल नहीं है, या इस वजह से? असल में जब कोई जलसा होता है सियासी जुमात की जानिब से तो वो NOC के लिए अप्लाई करते, तो अभी तक जो है किसी ने डेट ही नहीं दी। तो अमन व अमान का अगर मसले हो या सिक्योरिटी का मसला हो तो उसके बाद जो है वो इंतज़ामिया उनको बताते हैं कि आया यहाँ पे सिक्योरिटी का मसला है, तो वो उनको NOC जारी नहीं होती। लेकिन अभी तक जो है वो किसी भी सियासी जमात ने जो है वो उसके लिए कोई दरख्वास्त ही नहीं दी, ना ही किसी सियासी पार्टी ने जो है वो जलसे का ऐलान किया। तकरीबन पिछले महीने जो है वो बिलावल यहाँ पर खैबर पख्तूनख्वा आए थे, तो उन्होंने सिर्फ वर्कर कन्वेंशन किए थे, वो भी अंदर इंडोर किए थे। NP की जानिब से जो तकरीबन 2 माह पहले जो है वो भी सूबे भर में सिर्फ वर्कर कन्वेंशन जो है वो किए गए थे। आम जलसे जो है अवामी जलसे जो है वो किसी भी पार्टी की जानिब से जो है वो अभी तक ऐसे नहीं हुआ। तो असलम मुझे आप बताइएगा, क्योंकि आप तो इस वक्त शहर इक़्तिदार में मौजूद हैं, तो जो इक़्तिदार के मुतमन्नी हैं क्या वो खुल के अभी तक ऐसे जलसे जुलूस कर पा रहे हैं? वो अवाम में कैसे जा रहे हैं? उनकी तैयारी आप कैसे देख रहे हैं? जी, अगर मैं इस हवाले से आपको बताऊं कि दिन तो सिर्फ 20 रह गए हैं और ये है भी वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद। यहाँ पे आके पार्लियामेंट में लोगों ने बैठना है और यहाँ के 3 हलकों के जो कौमी असम्बली के हलके हैं उन्होंने भी पार्लियामेंट में जाना है। लेकिन यहाँ की अगर मैं गहमा गहमी के हवाले से बात करूँ तो वो गहमा गहमी नहीं है जो इलेक्शनों में होती नज़र आई थी हमें, जो पिछला इलेक्शन गुजरे हैं। इस्लामाबाद के 3 हलके हैं, तकरीबन यहाँ पे 10 लाख से ज़्यादा जो वोटर्स हैं वो अपना हक़ के राय इस्तेमाल करेंगे, जबकि मुख्तलिफ जमातों की जानिब से जो उम्मीदवार हैं वो भी मैदान में हैं। अगर मैं बात करूं तो सिर्फ सवाए जमात इस्लामी जो है वो हमें कहीं की नज़र आ रही है, वो भी मेन सेक्टर्स या मेन मरकज़ में। जैसे कि अभी मैं मौजूद हूँ इस्लामाबाद के G9 मरकज़ में, तो यहाँ पे हमें जमात इस्लामी का एक जो कैंप नज़र आया है, उसके साथ पीपल्स पार्टी का एक कैंप नज़र आया है। इसके अलावा मुख्तलिफ जो जगह हैं वहाँ पर हमें नज़र नहीं आ रहे, ना ही सड़कों पर, ना ही गलियों में, ना ही कॉर्नर मीटिंग्स हैं, ना जोड़ तोड़ की सियासत की कोई सूरत हाल है कि आज फलां बरादरी से या फलां लोग जो हैं या फलां कम्युनिटी से लोग मिल रहे हैं और हिमायत का ऐलान किया जा रहा है। तो इस तरह की ज़्यादा सूरत हाल हमें नज़र नहीं आ रही। इस हल्के जिसमें मैं अभी मौजूद हूँ ये NH46 है। यहाँ पे जमात इस्लामी के मियाँ असलम जो है वो उम्मीदवार हैं, पीपल्स पार्टी के राजा इमरान अशरफ हैं, इसके साथ PTI के जो है आमिर मुगल हैं, और इसके साथ साथ एक ख्वाजा सरा नयाब अली भी हैं। अगर मैं बात करूँ तो नयाब अली जो है ख्वाजा सरा, उन्होंने डोर टू डोर जाना शुरू कर दिया है। और इसके साथ साथ दूसरे हल्कों की अगर मैं बात करूँ तो जो आज़ाद उम्मीदवार हैं मुस्तफा नवाज खोखर, उनकी तरफ से कुछ हमें नज़र आ रहा है कि वो कहीं जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ दही इलाकों में नज़र आ रहे हैं। इवन के जो मुस्लिम लीग नून है उनकी जानब से भी इतनी जोश व खरोश या इतनी जो इलेक्शन गहमा गहमी हमें नज़र नहीं आ रही। सिर्फ मैं जैसे कि आपको बता रहा हूँ कि जो मेन मरकज़ हैं जैसे G9 मरकज़ है, G10 मरकज़ है, वहाँ पे हमें कोई 1-2 कैंप नज़र आ रहे हैं। उसके अलावा ना यहाँ पे ढोल है, ना यहाँ पे म्यूजिक है, ना यहाँ पे रैलियां निकाली जा रही हैं, ना यहाँ पे हमें बैनर्स नजर आ रहे हैं। क्योंकि जब गुज़श्ता इलेक्शन की मैं बात करूँ तो जब ये दिन होता था, यानी कि 20 दिन अगर रह गए तो आपको भरपूर किस्म के यहाँ पे जी हम तो बड़े म्यूजिकल कॉन्सर्ट देखते थे वो तमाम तर जलसों में। बहुत शुक्रिया जी। हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद थे, लाहौर से हमारे साथ थे अरशद अली, फैसलाबाद से हमारे साथ मौजूद थी रिदा सिंधु, इरफान मूसा जी हमारे साथ थे पेशावर से, और असलम कोकर नुमाइंदे हमारे थे इस्लामाबाद से। आप चारों का बहुत शुक्रिया जो बता रहे थे गहमा गहमी क्या है, और ये वो गहमा गहमी नहीं जो कि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। 2023 में किए जाने वाले एक सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची में रोज़ाना 2 शहरी किसी न किसी ट्रैफिक हादसे के नतीजे में अपनी जान गंवा बैठते हैं। दूसरी तरफ रोज़ाना मुख्तलिफ हादसात में 32 अफराद ज़ख्मी हो जाते हैं, और तशवीशनाक बात यह है कि इनमें से 75% अफराद मोटरसाइकिल सवार होते हैं। कराची में साल 2023 के दौरान ट्रैफिक हादसात में इजाफा हुआ है, और इस साल 758 अफराद किसी न किसी हादसे में जान से गए, जबकि 11,929 अफराद ज़ख्मी हुए। इसी वाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं DIG ट्रैफिक पुलिस इकबाल दारा साहब, उनको शामिल गुफ्तगू करेंगे। इकबाल दारा साहब, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने में वक्त दिया। कराची की सड़कों पर ट्रैफिक हादसात की जो शरह हम देख रहे हैं, इसके बावजूद हमें इसमें कमी नज़र नहीं आ रही।
आपको क्या इसकी रीज़न लगती है कि जो बढ़ते हुए वाक़यात हैं ये क्यों मतलब रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं? देखें जी ये परसेप्शन और डेटा दोनों ही ये बताते हैं कि हादसात में इजाफा हुआ है, और बहुत ज़्यादा अलार्मिंग नहीं, लेकिन डेफिनेटली हर जान कीमती होती है, इजाफा होना बायस तशवीश है। लेकिन उसमें सबसे बड़ी वजह जो विक्टिम है वो आप देखें, अगर जब डेटा एनालिसिस करें तो बाइक राइडर है। मोटरसाइकिल सवार ज़्यादा से ज़्यादा शिकार हो रहे हैं, और उसकी वजह एक प्राइम वजह तो आपने देखा है कि 70-80% बाइक राइडर्स हेलमेट नहीं पहनते। तो हमारा ये फोकस है कि हेलमेट की जो पाबंदी है उसको इंश्योर कराते हैं, उस पर टिकटिंग बहुत ज़्यादा हमने की है। मैं आपको ये बताता चलूँ कि पिछले 2-3 महीने से हमारे पर डे टिकट्स होते थे कोई 3 से 4 हज़ार। लाहौर के पर डे टिकट्स में आपको बताता चलूँ कि 15 हज़ार की एवरेज है। तो वी हैव टेकन इट नाउ वी हैव क्रॉस 10,000 मार्क। ये मैं वो नहीं कह रहा कि अगर सारे शहरी ट्रैफिक के असूलों की पाबंदी करें और हम एक भी टिकट हम ना लाहौर इशू में करें देखते भी कि वहाँ पे ट्रैफिक पुलिस है ना वो बहुत सख्त है। बड़े ट्रैफिक कवानीन जो है वहाँ के, क्योंकि वो तो कैमरास भी लगे हुए हैं, तो जब चलान होते तो घर चलान भी आ जाता है। बिल्कुल सही कहा आपने। ऐसे ही मैंने जैसे बताया कि वहाँ 15,000 टिकट्स पर डे इशू होते हैं ऑन एवरेज। हमारे पास अब जाके हमने 10,000 मार्क क्रॉस किया है, जबकि आप देखें कि कराची का साइज और वॉल्यूम ट्रैफिक का लाहौर के मुकाबले में बहुत ज़्यादा है, और डिसिप्लिन यहाँ पे कम है। तो इसको हम कोशिश कर रहे हैं कि चालानिंग मशीनें भी बढ़ा रहे हैं, चालानिंग स्टाफ भी बढ़ा रहे हैं, और जो एक ट्रैफिक पुलिस की बड़ी शिकायत होती है करप्शन की, उसको रिड्यूस करने के लिए हमने बॉडी वॉर्न कैमरास हमारे चालानिंग अफसरों को दिए हैं। तो अनफॉर्चुनेटली बॉडी वॉर्न कैमरास इतने नहीं हैं हमारे पास जितनी हमारी चालानिंग मशीन है। आइडियली हम चाह रहे हैं कि जितने चालानिंग जी हमारे पास टोटल, अगर हम ट्रैफिक पुलिस सार्जेंट्स की बात करें, अगर हम टोटल ट्रैफिक पुलिस सार्जेंट्स की बात करें और फिर हम इससे स्पेसिफिकली कैमरे के वाले से बात करें, तो कितना गैप है इनमें? जी गैप मैंने बताया ना, 650 हमारे पास चालानिंग मशीन्स हैं। आप ये समझें कि 650 हमारे चालानिंग अफसर हैं जो रोड पे टिकट्स इशू कर रहे हैं, और जो ये बॉडी वॉर्न कैमरा है ये कोई 310 के करीब हैं। तो हमने वो कोशिश कर रहे हैं कि ये गैप फिल हो जाए, ऑलमोस्ट हाफ है वो। उसके बाद आप ये देखेंगे जब ये गैप फिल हो जाएगा तो शिकायत कम हो जाएगी, क्योंकि हमने ये किया है कि हर चालानिंग ऑफिसर जो है व्हेनेवर ही इज अबाउट टू इशू टिकट, वो ऑडियो और वीडियो रिकॉर्ड होती है, और वो हमारे पास महीने 1.5 महीने का डेटा हमारे पास सेव रहता है। ठीक है, ठीक है। मुझे दारा साहब ये बात बताइएगा, इट्स नॉट ओनली डैट कि जो हमारे जो बाइक राइडर्स हैं उनके ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं, हमारे बाइक राइडर्स की गफलत, और ये जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि या तो रॉन्ग डायरेक्शन भी आ रहे होते हैं ये, और ये तो बहुत दफ़ा होता है, इनकी गफलत, ये जिस तरीके से चला रहे होते हैं, इनकी ज़िगज़ैग, उसकी वजह से गाड़ियों के हादसा, इनको बचाते हुए गाड़ियों के हादसा भी हो जाते हैं। सो आपको नहीं लगता कि इस पर तो बड़ा कोई हैवी फाइन होना चाहिए कि स्पेसिफिकली देखें, क्योंकि जी गलत डायरेक्शन से कोई आ रहा है और कोई अगर इस तरीके से गुजरा भी है और ये बड़े कट मार के भी गुजरा हुआ, जिसकी वजह से बाकी किसी जो गाड़ी है उसमें बैठे हुए लोगों की सेफ्टी जो है वो मुश्किल में पड़ जाती है, तो हैवी फाइन होने चाहिए यहाँ पर? जी फाइन नॉट ओनली फाइन बट हैवी फाइन की रिक्वेस्ट पे जी लास्ट गवर्नमेंट आउटगोइंग असेंबली ने बिल पास किया था, और फाइन्स वर रिवाइज्ड। पहले तो बहुत ही थोड़े थे, तो ये लास्ट नवंबर से नवंबर 23 से नए जो फाइन्स की रिजीम है वो दैट इज़ इम्प्रूव्ड, और अब थोड़े से हैवी फाइन हैं, लेकिन अभी भी ज़रूरत है कि इससे भी ज़्यादा फाइन हो ताकि रिपीट ना करे जिसको भी एक दफ़ा टिकट इशू हो। लेकिन हादसात आपने जैसे कहा कि वन वे की वायलेशन, अभी परसों एक बड़ा उसकी वीडियो भी वायरल हुई थी, आपने देखा होगा कि गाड़ी ने हिट किया था, वन वे की वायलेशन करता हुआ आ रहा था, स्टील टाउन हमारा सेक्शन है उसकी जुरिसडिक्शन में। तो वन वे की वायलेशन से बहुत ज़्यादा हादसात होते हैं। सही, ठीक है। और सिर्फ ये नहीं कि वजह से, बल्कि जो पैदल चलने वाले हैं उन पर भी हैवी फाइन्स होना चाहिए, उनको पता होना चाहिए उन्होंने कब गाड़ी क्रॉस करनी, सड़क क्रॉस करनी है। छोटी सी बहुत शुक्रिया जी, दारा साहब हमारे साथ मौजूद थे। मुझे ब्रेक के बाद मिलते हैं।
जी तो वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक और हम बात करेंगे आपकी ज़रा सेहत के हवाले से। हमने अपने घरों में अक्सर देखा है, हर घर का अपना टेस्ट होता है कि कुछ घरों में नमक बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है और कहीं पर नमक कम पसंद किया जाता है। ज़रूरी नहीं कि आपके घर में ब्लड प्रेशर के मरीज़ हों ओनली देन आप नमक से इज्तनाब करें, लेकिन कहीं पर हमने देखा है कि लोग नमक का इतना वाफिर जो है इस्तेमाल करते हैं कि किसी घर अगर दावत में भी गए हों और सालन उनके सामने आए तो उसमें छिड़क छिड़क के नमक खाएंगे। आपको पता है कि पिछले दिनों WHO ने एक रिपोर्ट शाया की है जिसके मुताबिक नमक की ज़्यादती की वजह से 18,80,000 अफराद ज़िंदगी से हाथ धो बैठे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। और कहते हैं ना कि हर चीज़ की ज़्यादती एक बुरी चीज़ है, तो और जो नमक की अगर ज़्यादती आप जितनी ज़्यादा करते हैं तो आपको पता नहीं है कि ये एक खामोश जहर है। और मुख्तलिफ तहकीकी रिपोर्ट्स में बताया गया है कि ग़िज़ा में नमक का ज़्यादा इस्तेमाल हाई ब्लड प्रेशर का बाइस बनता है। बार बार ये लोग इस हवाले से बात कर चुके हैं और जिससे हार्ट फेलियर का ख़तरा भी बढ़ जाता है। और इसी तरह नमक का ज़्यादा इस्तेमाल ज़ियाबती की जो टाइप 2 है उसका भी आपको शिकार बना देती है। नॉट ओनली दिस, वो लोग जो कि डाइट कर रहे होते हैं, जो लोग बॉडी बिल्डिंग कर रहे होते हैं और जो स्पेसिफिकली लीन मसल के वाले से जो कि कट्स पे काम कर रहे होते हैं, वो तो नमक अपनी ज़िंदगी से बिल्कुल ही निकाल देते हैं। बिकॉज नमक आपकी बॉडी की वजह से कट्स को भी ख़त्म कर देता है। तो अगर आप नमक का कम इस्तेमाल करें तो इट्स ऑल्सो गुड फॉर योर डाइट। ये एक अच्छी चीज़ है। इस वक्त जनाब हमें जो है ज्वाइन किया है एक पाकिस्तान की मारूफ डाइटिशियन ने जो दुनिया भर में अपनी स्पेसिफिकली जो पोषण डाइट भी आई थी उससे काफ़ी ज़्यादा जो है इज़्ज़त और नाम भी कमा चुकी हैं। फ़रीहा जी हमारे साथ मौजूद हैं, इनको शामिल गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम फ़रीहा एंड वेलकम टू सुबह का समा। फ़रीहा, मैं अगर पाकिस्तानी खानों के वाले से बात करूं तो हमारे यहाँ तो नमक का बेदरीक इस्तेमाल किया जाता है, तो क्या ये वाकई एक बहुत बड़ी रीज़न है कि हमारे पाकिस्तान में बहुत ही मुख्तलिफ़ किस्म की मतलब वो बीमारियाँ जो कि बाहर भी कहीं देखने को नहीं मिलती वो हमारे पाकिस्तान में मिल जाती हैं? बिल्कुल मदीहा, बहुत शुक्रिया मुझे इनवाइट करने के लिए। बिल्कुल मदीहा, आप सही कह रही हैं कि हमारे खानों में नमक का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है। और अगर हम ये देखें कि हमारे खानों में तो इतने ज़बरदस्त किस्म के मसाले होते हैं। हम गरम मसाला हो गया, धनिया पाउडर हो गया, इसके बावजूद हमारे तमाम खानों में नमक बहुत ज़्यादा होता है और टेबल पे भी हमने नमकदानी रखी होती है और हम नमकदानी का भी इस्तेमाल करते हैं, इसके बावजूद के खाने में नमक होता है। बिल्कुल आपने सही कहा, मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां होती हैं। कुछ हमारे शॉर्ट टर्म जो एकदम असर करती है हमारी सेहत पे और कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो कि लॉन्ग टर्म, जो कि आपको उस वक्त तो एहसास नहीं होता, लेकिन जब आप खाते रहते हैं तो एक टाइम ऐसा आता है कि आपको बीमारियां हो जाती हैं। बिल्कुल ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम होता है और इससे आप हार्ट अटैक, हार्ट डिजीज, स्ट्रोक, इस किस्म की बीमारियां, जानलेवा बीमारियां होती हैं लोगों को। साथ साथ गुर्दे के मसले और एक ऐसा मसला जो आप लोगों ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि नमक की ज़्यादती से लोगों को ऑस्टियोपोरोसिस भी हो सकता है, जो कि हड्डियों का मसला होता है। तो बहुत ज़्यादा जी, और हमें लगता था कि दूध ना पीने की वजह से होता है सिर्फ ये। बिल्कुल सही कह रही है जी, बिल्कुल दूध तो पीना चाहिए और दही भी लेना चाहिए, लेकिन आपकी बात बिल्कुल सही है कि वही वाली बात है कि लिंक ही नहीं बनाया कि मैं किसी से कहूँ कि तुम नमक ज्यादा ले रहे हो क्योंकि तुम्हें हड्डियों का मसला हो जाएगा, ये कोई सोच भी नहीं सकता। बिल्कुल सही। अच्छा मुझे बताएं, क्या बच्चों और बड़ों में नमक का इस्तेमाल और इसका असर एक जैसा है? बिल्कुल एक जैसा है। और मदीहा, सबसे इम्पॉर्टेंट बात हमें ये समझनी है कि मसला कहाँ पे हो गया है जो हम नमक की ज़्यादती ले रहे हैं। एक तो जो घर में हम सालन बनाते हैं, चलिए वो तो हम रेगुलेट कर सकते हैं। मैंने आज आप लोगों से बात की तो आप ख्याल करेंगे 1 चमचा डालने के बजाय आप आधा चमचा डालेंगे। मसला वहाँ पे होता है कि स्पेशली जहाँ पे बच्चों की बात आती है, ये इस किस्म की जो रेडी टू ईट नूडल्स हम आजकल बहुत ज़्यादा खाते हैं, रेडी टू ईट सूप्स बहुत ज़्यादा लेते हैं, फ्रोज़न कबाब हो गए, फ्रोज़न समोसे हो गए। और आपको पता है कि आजकल हमारे पाकिस्तान में ये बाहर खाने का कल्चर भी बहुत ज़्यादा हो गया। बार बार टेक अवेज हो रहे हैं, घर खाना आ रहा है, फ़ोन हो रहा है। तो मेरा ये ख्याल है कि अगर हम वो रेगुलेट करें, क्योंकि उसमें जितना नमक वो लोग डालते हैं ना, वो सिर्फ उसके जायके के लिए भी करते हैं, उसकी प्रिजर्वेशन के लिए, खाने की प्रिजर्वेशन के लिए भी वो ज़्यादा नमक डालते हैं। कबाब में आपने देखा होगा प्यास लगनी शुरू हो जाती है, इतना उसमें नमक होता है। तो मैं अपने बच्चों को और बड़ों को ये मैं एडवाइस देना चाहूँगी कि बेशक बाहर खाएं, बेशक प्रोसेस्ड फूड खाएं, लेकिन कोई लिमिट रखें। आप अपने आप से देखें, मैं हफ्ते में 1 दफ़ा या 2 हफ्तों में 1 दफ़ा खाऊंगा, और घर में जो खाना खाएं तो वो भी थोड़ा सा, वो फिर आपके हाथ में कि आप कितना नमक डालेंगे। सही। अच्छा मुझे बताएं, ये अक्सर हम देखते हैं कि जो किडनी के पेशेंट्स हैं
ज़बान का चस्का तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों को हम देखते हैं कि हमारे अपने घर में भी जो बड़े हैं वो कहते हैं जी खाने में नमक अगर ना हो तो कहते हैं हम नहीं खाते फीके सालन। और फिर उसके बाद हम ये भी शिकायत करते हैं जी कि जी हमारे पाँव सूजे हुए हैं, हमारा फेस सूजा हुआ है, हमारी टांगें सूजी हुई हैं। और तो क्या इसकी भी रीज़न यही है कि क्योंकि हम नमक बहुत ज़्यादा ले रहे हैं? और ये बताइएगा कि नमक बॉडी में पानी रिटेन कैसे रखता है? मैं चाहूँगी इस पर भी ज़रा रोशनी डालें आप। अच्छा मदीहा, ये क्या होता है कि जब हम बहुत ज़्यादा नमक वाली चीज़ें खाते हैं तो वो सोडियम होता है और हमारा किडनी, हमारे जो गुर्दे होते हैं वो उस नमक को प्रोसेस करते हैं। ठीक है, नमक बहुत ज़्यादा आ रहा है, किडनी को इतना ज़्यादा प्रोसेस करना नहीं आ रहा, वो कह रहे हैं कि भाई क्या हो रहा है, मुझसे इतना ज़्यादा बर्दाश्त नहीं हो रहा, तो वो उसको ब्लड स्ट्रीम में छोड़ देता है। ठीक है, जब नमक ब्लड स्ट्रीम में छोड़ देता है उसको डाइल्यूट करने के लिए हमारा जिस्म पानी खींचता है। आपने नोटिस किया कि जब आप कबाब वगैरह खाते हैं, पिज्जा खाते हैं तो आपको प्यास बहुत लगती है, वो एक आपकी बॉडी का तरीका है आपके ब्लड को थिन करने का सोडियम से, तो पानी को खींच लेता है। ठीक है, जब पानी को खींच लेता है तो हमारी जो आर्टरीज होती हैं, जो शरियाने होते हैं, उनमें जो ब्लड का फ्लो है वो तेज हो जाता है। ऑब्वियसली ज्यादा काम करना पड़ रहा है शरियानों को, क्योंकि पानी भी हो गया, खून भी हो गया, वो ज्यादा हो गया, उसकी जो अमाउंट है, खून की जो अमाउंट वो ज्यादा हो गई। जब वो शरियानों से अंदर जा रहा है तो वो शरियानों को वो उसको हार्म करने शुरू हो जाता है। इतनी तेजी से आपकी पाइप में अगर तेजी से पानी जाए तो एक ऐसा टाइम आएगा कि पाइप फट जाएगा। वही वाली बात है, जब हमारी आंतड़ियों में जो शरियाने हैं उसमें तेज पानी जाएगा तो वो हार्म होने शुरू हो जाएंगे। इस तरह से हार्ट अटैक होता है, इस तरह से स्ट्रोक होता है। और किडनी का जब आप गुर्दों का अगर आप सोचते हैं तो वो ऐसे हार्म होता है कि गुर्दे बेचारे थक जाते हैं, वो उसको प्रोसेस नहीं कर सकते उस सोडियम को। ऐसा वक्त आता है कि आपको गुर्दों का मसला भी शुरू हो जाता है। और जो मैंने हड्डियों की बात की, और ये बड़ी खौफनाक बात है, बहुत ज्यादा, और ये होता है। देखिए, ये तो ऐसी तो बनी बनाई बातें तो नहीं है, ये आपने देखे लोगों के साथ होता है। और जो ऑस्टियोपोरोसिस होता है वो ये होता है कि हमारा जो गुर्दे वो कोशिश कर रहे हैं कि सोडियम को निकालें, उससे हो नहीं पा रहा, तो साथ साथ वो कैल्शियम को भी एक्सक्रीट करने शुरू हो जाता है और हमारे बोन से कैल्शियम निकाल के एक्सक्रीट होता है, तो इस तरह से हमें ऑस्टियोपोरोसिस भी हो जाता है। तो और ये वही वाली बात है कि अगर हम इसको एक दिन तो ठीक है, नमक ज्यादा ले गए, शादी पे गए हैं, नमक वाली चीजें खा ली, चलो खैर है, वो आपने बात की, सूज जाता है, वो सूजन भी कम हो जाएगी अगर आप वापस अपने रूटीन पे आ जाए। ठीक है, कुछ दिनों के लिए आप वजन करेंगे, आपका वजन भी ज्यादा लगेगा, लेकिन अगर आप वापस अपनी रूटीन पे आ जाते हैं, वो सीख कबाब नहीं खाते, तो आपकी बॉडी टाइम के साथ ठीक हो जाएगी। अब रोजाना नमक ले रहे, रोजाना नमक वाले खाने ले, तो आपकी बॉडी कांस्टेंट इन्फ्लेमेशन। रोजाना अगर आप देखें तो हमारा एक बंदे का एवरेज इनटेक क्या होना चाहिए नमक का वैसे दिन में? अच्छा, गाइडेंस है अराउंड 5 to 6 ग्राम, यानी 5 से 6 ग्राम, ये अराउंड 1 टीस्पून होता है, एक चाय का चमचा। तो कहते हुए लगता है कि मैं जब अपने पेशेंट से भी बात करती हूँ तो वो मुझे कहते हैं यार मैं तो एक चाय का चमचे के नमक नहीं लेता, ऐसे तो हो ही नहीं सकता, एक चाय का चमचा तो बहुत ज्यादा है। लेकिन हमें एहसास नहीं होता, और वही प्रॉब्लम आ जाती है कि जितना आप बाहर के खाने खाएंगे, जितना आप क्रिस्प्स और नूडल्स और ये चीजें खाएंगे, आप इजीली एक चमचे से ज्यादा ऊपर हो जाते हैं। घर में होंगे तो मैं यकीन दिला सकती हूँ कि आप उसको रेगुलेट कर सकते हैं, लेकिन अदरवाइज आप उसको रेगुलेट ही नहीं कर सकते। बिल्कुल, आपने वैसे सही बात की। अच्छा, जैसे हमने वही बात की कि वज़न भी अगर आपको कम करना हो तो कहा जाता है कि आप नमक जो है वो अवॉइड करें, क्योंकि आप जितना नमक लेते हैं ये आपकी बॉडी के अंदर पानी को रिटेन रखता है। बिल्कुल बिल्कुल, बस उसमें वही बात आ जाती है कि हाँ, वो जिस्म फूल जाता है। जिस तरह से मैंने आपको वो सारी साइंस बताई कि जिस्म पानी खींचने शुरू हो जाता है, तो हमारी बॉडी, हाथ फूल जाते हैं, फेस पफी हो जाता है, पाँव हमारे सूज जाते हैं, और हमें ब्लोटिंग भी होने शुरू हो जाती है। तो अगर उस वक्त आप अपना वजन करेंगे तो हाँ, आपका वजन ज्यादा आएगा, लेकिन मैं आप सबको डराना नहीं चाहती। वही वाली बात है कि वजन अगर आप उससे अगले दिन नॉर्मल पे आ जाए तो आपका वजन भी नीचे आ जाएगा, तो घबराना नहीं। सही, थैंक यू सो मच। और फरीहा प्लीज मेरे से प्रॉमिस करें कि इंशाल्लाह आप मेरे साथ मेरे शो पे ही पोषण कंट्रोल डाइट के वाले से भी बात करेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों में देख रहे हैं और वो कह रहे हैं फरीहा ये तो फरीहा से हमने बात तो जरूर करनी है। बिल्कुल जरूर आऊंगी और जरूर इस पे बात करेंगे इंशाल्लाह ताला। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। थैंक यू सो मच फरीहा जी हमारे साथ। और नमक भाई हम ठीक है ज़बान के जिसको की वैसे खा तो लेते हैं, लेकिन ये एक बड़ा खामोश कातिल है। और ऑस्टियोपोरोसिस जैसी भी देखें चीज़ों में एक बहुत बड़ा जो रीज़न है वो नमक का भी है, नमक का बेजा इस्तेमाल भी है। खैर जी,
अब आपको बताऊं कि हम हमेशा अच्छी चीज़ों को ही नहीं सराहते, कभी कभार बुरी चीज़ें भी तवज्जो का मरकज़ बन जाती हैं। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक एक दिलचस्प मुकाबला खुश्क साली से मुतासर मुल्क सूडान में हुआ था, जिसमें दुनिया भर से लोगों ने हिस्सा लिया था। जबकि इस आलमी मुकाबले का इनेकाद हॉलीवुड की अमरीकी अदाकार और माहौलियाती वकील शेलवुड के ताउन से शुरू किया गया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बदसूरत तरीन बागीचे का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया की रियासत से ताल्लुक़ रखने वाली खातून कैथलीन ने जीता, जिसका बागीचा खुश्क और बंजर बना हुआ था। कैथलीन के बागीचे में खुश्क घास मौजूद थी, जबकि चूहों ने पूरे बागीचे में जगह जगह अपने बिल बनाए हुए थे और बागीचा चूहों की गलाजत से भी भरपूर था और चूहों की सल्तनत बना हुआ था। ये मुकाबला जितना अजीब व गरीब था, इसका इनाम भी उतना ही दिलचस्प है। खातून को इनाम में गुज़िश्ता साल का मुकाबला जीतने वाली की इस्तेमाल शुदा शर्ट मिली, जिस पर दुनिया के बदसूरत लॉन के ओ माय गॉड, ये आप सोचे कितना डिफरेंट किस्म का उनको गिफ्ट मिला है कि बदसूरत लॉन के काबिल फ़ख्र ममालिक लिखा था जी। मतलब खैर जी, खातून ने कहा कि मुझे इनाम 3 चूहों की मदद से मिला है, जिन्होंने मेरे बागीचे का खूब सत्यानाश किया था। उन्होंने ऐसी तैसी की हुई थी। एक छोटी सी मैं ब्रेक ले रही, ब्रेक के बाद बताते हैं। LOC, फैंटम, टाइगर 3, उड़ी और न जाने कितनी ही ऐसी फिल्में हैं, और गदर जो बॉलीवुड ने तैयार की हैं, और इस नफ़रत का इजहार जो है उन्होंने अपनी फिल्मों के थ्रू किया है, जो कि क़याम पाकिस्तान से लेके आज के दिन तक वो हमसे करते हैं। ऐसा क्यों है और उस रुझान की रोकथाम के लिए कुछ मुमकिन क्यों नहीं? क्योंकि मुझे कभी कभी लगता है कि दुनिया में जो सबसे ज़्यादा झूठ बोलने वाली कौम है वो राइटर्स हैं, जो कि मुसलसल, और एक फैक्ट्री लगता है मुझे मोदी साहब ने बिछाई हुई है कि जिसमें वो बैठ के उनके लिए वो झूठी तारीख जो है ना वो घड़ रहे होते हैं। इससे बढ़ के और क्या अपनी फ्यूचर के साथ, अपनी कौम के साथ और अपनी नौजवान नस्लों से आपकी दुश्मनी हो सकती है कि अगर आप उनको तारीख ही गलत दे रहे हैं और नफ़रत के नाम पे अपना मंजन बेचे जा रहे। ठीक है, वी अंडरस्टैंड, क्योंकि मोदी को हमेशा से होता है कि उसने अगर इलेक्शन में जाने से पहले जितनी नफ़रत पाकिस्तान से वो फैला दे, और सिर्फ पाकिस्तान से नफ़रत नहीं, हमने देखा कि वहाँ पर जो रहने वाले मुसलमान हैं उनके लिए भी ज़मीन कितनी तंग कर दी जाती है। डैट हैज़ ऑलवेज बीन हिज प्लान। और फिल्मों के थ्रू वो अपनी नफ़रत का जैसे इजहार करे और क्या बोंगियाँ मार रहे हैं, इसी हवाले से हम बात करेंगे। मारूफ फिल्म और टीवी नक़ाद उमैर अलवी से हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे आप? ठीक ठाक है। क्या ट्रेलर बनाया, देखें आप, उन्होंने क्या बात है उन लोगों की। अभी फाइटर की उनकी एक आ रही है जी, जिसमें ऋतिक रोशन, और मैंने ट्रेलर देखा, मेरा हंस के बुरा हाल हो गया। मैंने कहा बेशर्मो, भेजते हो नंदू जैसे लोग, अभिनंदन जैसे लोग। देखिए, अगर जहाज हमारा गिरा होता वहाँ पे तो समझ भी आता ना कि बनाए कि भाई देखो तुम्हारा जहाज हमने गिराया। वो भाई जहाज भी तुम्हारा गिरा था जी, और वो गिरने के बाद जो हुआ वो सबने देखा कि क्या हुआ, कि उस बेचारे को पता ही नहीं वो कहाँ गिरा हुआ है। अच्छा, मुझे बताइए, क्या इनको खुद शर्म नहीं आती जब ऐसे डायलॉग वगैरह बोल रहे होते हैं? क्योंकि देखिए हर चीज़ तो तारीख का हिस्सा बन चुके हैं। चले ठीक है, आप पाकिस्तानी मीडिया को ना सुने, चले आप जरा दूसरे गैर मुल्की जो बड़े वो है मीडियम से आप उनको सुन लें, वहाँ पे भी पता चल जाएगा आपको। दिल में चोर होना तो आपको कोई चीज़ बुरी नहीं लगती। जो चोर होता है वो चोरी इसीलिए कर रहा होता है ना कि बस किसी को पता ही नहीं चल रहा, हम तो सही कर रहे हैं। तो वही वाला प्रॉब्लम है। आप सोचिए, जवान का भी जो पहला, पठान का जो पहला सीन था वो भी यही था कि कश्मीर पे हमने कब्जा कर लिया, पाकिस्तान को प्रॉब्लम हुई। तो भाई हमने थोड़ी किया, तुमने किया था कब्जा किया। एग्जैक्टली, तो तुम खुद ही दिखा रहे हो कि हमने गलत काम किया है, पाकिस्तान की जो है वो प्रॉब्लम हो रही है। इसी तरह से इस फिल्म में भी यकीनन आप सोचिए, एक तो पाकिस्तानियों को दिखाते इतना बुरा है जैसे शायद हम है ही नहीं। हाँ, जहाज में बैठ के सुरमा लगाया हुआ है। तुम जहाज में बैठो तो तुम ऋतिक रोशन बैठो, और यहाँ बैठे हैं तो बेचारे वो जिसको कोई पता भी नहीं है। और जब उसके बाद जब आपके जब सारे ऑपरेशन होते हैं तो यहाँ पे जो निकलते फाइटर वो निकलते हैं अभिनंदन जैसे। मतलब मैं इस बात पे हैरान हूँ। और वो कह रहे हैं जिसमें कि आओ बताएं कि हु इज द डैडी, की बाप कौन है। भाई जहाज किसने गिराया? डैडी वो हुआ ना जिसने जहाज गिराया, जिसने 1 मिनट में 6 जहाज गिराए, डैडी वो हुआ ना। एग्जैक्टली। हम उसको देखिए, हमारे साथ प्रॉब्लम ये है, हम जैसे हैं हम वैसे ही दिखाते हैं। हाँ। वो जैसे हैं वो वैसे नहीं दिखाते, क्योंकि वो कुछ है ऐसा है ना, कुछ काबिल है ही ना कि वो लोगों को दिखा सके। इलेक्शन ईयर है, देखिए इलेक्शन के हर 4 साल बाद जब इलेक्शन, राजी जैसी फिल्म आती है, कि मतलब कॉमेडी ऑफ एरर्स थी वो फिल्म। हर सस के पेट पे दर्द हो गया कि आप कैंट में रह के जो है वो स्पाई कर रही हैं उनके लिए, किस तरह हो सकता है।
भाई दूसरा आप देखें ना, जब पहले भी इलेक्शन थे तो उससे पहले भी उन्होंने क्या किया था, विवेक ओबराय की एक फिल्म आई थी जिसमें से बायोग्राफी की थी मोदी की। जी हाँ, तो वो पूरा अपने फिर उड़ी पे फिल्म आई, फिर शेरशाह आई, और पता नहीं लास्ट ईयर तो एक वो आई थी मिशन मजनू, जिसमें वो एक भट्टी के सामने खड़े हो गए ये न्यूक्लियर ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट पे भी जो उन्होंने फिल्म बनाई थी, उड़ी उसकी बात करें, वो भी मतलब इनको कहीं से वो हजीमत भी नहीं होती। देखिए हाँ, इनके लोग भी मजाक उड़ाते हैं, मसला ये कि इनके यहाँ भी मजाक उड़ता है, लेकिन देखिए वो बुलेट प्रूफ हो चुके हैं, बल्कि मजाक प्रूफ हो चुके हैं। वो अब जितना मजाक उड़ाए उनके ख्याल में उतनी अच्छी फिल्म बनाई है उन्होंने। मुझे बताइए ये सारे सीन्स जो फाइटर के अंदर इन्होंने यूज किए हैं, ये हम शेरदिल में 4 साल पहले यूज कर चुके हैं। पाकिस्तानी फिल्म थी शेरदिल, जिसमें इंडिया पाकिस्तान को दोनों को दोस्त दिखाया था। हसन न्याजी वॉज एन इंडियन आर्मी एयरफोर्स ऑफिसर, मिकाल पाकिस्तानी थे, दोनों दोस्त थे। तो जब हम वो दिखा सकते हैं, हमें तो कोई इनसिक्योरिटी नहीं है भाई, ठीक है, दिखा दिया हमने एक कॉमन एनिमी दिखाया जिससे दोनों लड़े। यहाँ पे नहीं, यहाँ पे पाकिस्तान बुरा है और बस काम खत्म। दूसरी बात ये जो उन्होंने सुरमा लगा के आपने दिखा दिया कि पाकिस्तानी पायलट ने सुरमा लगाया हुआ, तो पहले तो मेरी बात सुने कि मेरे ख्याल से पाकिस्तानी हमारे एयरफोर्स के जितने भी जवान हैं, द वे दे आर ग्रूम एंड द वे उनकी तरह, मतलब इतने हैंडसम आपको कहीं पे भी जो हमारे माशरे इतने खूबसूरत जो है जवान वहाँ पर हैं, और आप उनको सुरमा लगा दिए। पहली बात उसको तो आप ठीक करें, और पूरी दुनिया जानती है कि कौन कैसा लगता है। अब लम्या सुरमा तो मुझे अभी तक मैं भूल नहीं पा रही। जनाब, एक बात कैसी हैं जनाब के अस्सलाम हर वालेकुम। बंदे को सुरमा लगा दिए, सर पे टोपी पहना दी, मतलब ऐसा तो कहीं पे भी नहीं होता। मतलब इस पूरी बिल्डिंग में शायद ऐसा आदमी कोई ना हो, लेकिन नहीं, उनको दिखाना जरूरी है। सुरमा लगा के फिर अच्छा मुझे ये बताएं, क्या उनमें ये जो नफरत है ये बड़ी बिकती है? अभी जैसे गदर 2 भी आई थी, उसमें भी उन्होंने, और जो गदर पहले भी जो आई थी उसमें भी पाकिस्तान मुखालिफी एजेंडा था, और उसके बाद ये आई नो कि बहुत सारी फिल्मों पे बैन भी लगना शुरू हुआ, एंड दे प्राउडली फ्लॉन्ट इट। और ये दुनिया देख रही है कि वो किस तरीके से अपने हमसाया मुल्क से नफ़रत को सेल कर रहे हैं, उसको फ्लॉन्ट कर रहे हैं, एंड देन उसको फैंसी कर रहे हैं। देखिए 90s में हमने भी ऐसा किया था कि बहुत सारी फिल्में, जैसे उन्होंने बॉर्डर बनाई, हमने बॉर्डर बना दी। अब बेवकूफ़ी की बात है कि भाई एक फिल्म वो बना रहे हैं, आप वैसी एक बना, तो हमने भी ऐसा किया है। लेकिन हमारे यहाँ लोगों को शायद जल्दी शऊर हो गया कि वो ऐसी फिल्में देखते ही नहीं थे जाके, कि छोड़ो यार नहीं देखो कुछ और देख ले, क्योंकि हमारे पास और भी एक आउटलेट है टीवी का, उनके पास नहीं है। उनका टीवी तो माशाल्लाह इससे भी ज़्यादा बुरा है। तो वो फिल्मों के थ्रू जो है वो जितनी ज़्यादा अपने ख्याल में, वो देखिए नफरत नहीं फैला रहे, वो अपने लिहाज से अपने आप को बड़ा दिखा रहे। भाई आप बड़े हैं, आपका मुल्क भी बड़ा है, आपकी इकॉनमी बड़ी है, सब कुछ बड़ा है, वो बताने की ज़रूरत नहीं है। तो वही जो उसने कमाल खान ने बात की कि अब सोचिए हम उसको कोट कर रहे हैं, यकीन माने। हाँ, ये पहले बता दे लोगों को कि कमाल खान ने बात क्या की है। उसने वो ये कह रहे हैं भाई आप इंडिया को मसला है पाकिस्तान से ही क्यों होता है, चाइना से क्यों नहीं होता, जो उनके ऊपर है, जो उनसे बड़ा है। वही ना कि छोटे आप बुली हमेशा जो है वो उसको मारता है जो उनसे कम होता है। बेसिकली ये बुलिंग है। और उन्होंने कहा कि भाई मतलब सिर्फ हमारे पाकिस्तान से मसले थोड़ी है, तो हमारा तो चाइना भी हमारा दुश्मन है, तो आप उस पर बनाए, हमारे और भी बड़े दुश्मन है, आप उस पर फिल्म बनाए, लेकिन आप फिल्म पाकिस्तान पे क्यों बना रहे? टॉप गन की मिसाल ले लीजिए। मुझे लग रहा है कि कहीं वो ऐसे कहने पे फंस ना जाए, क्योंकि ऑफ कोर्स उनके नाम के आगे खान आता है। नहीं, वो दुबई में एक नंबर 1। अच्छा दुबई में? हाँ। अच्छा वो सोनू निगम के जो पड़ोसी थे वो दुबई में रहते हैं। ओहो, सोनू निगम की किस्मत अगेन। अब टॉप गन 2 के अंदर उन्होंने विलन का एनिमी कंट्री का नाम नहीं लिया है, उसने स्मार्ट प्ले किया ना कि दुनिया भर में चल गई वो फिल्म। ये बेवकूफ़ जो हैं, इन्होंने पाकिस्तान जितने मुमालिक पाकिस्तान दोस्त हैं, ये जो थोड़ी बहुत हमदर्दी रखते हैं, वहाँ क्या होगा? वहाँ वही होगा जो उनके बाकी टाइगर 3 के साथ जैसे हुआ कि नहीं ये फिल्म नहीं दिखाएंगे, जबकि टाइगर 3 शायद इतनी ज़्यादा एंटी पाकिस्तान ना हो जितनी ये है। लेकिन है अब जो कर लिया, जिस तरह वो दिखा रहे हैं उसके अंदर कि मतलब हर दूसरे मिनट में पाकिस्तान की बैशिंग हो रही है। अच्छा, लेकिन जब देखें हमारी तरफ से भी हमने नहीं देखा कि इतनी नेगेटिव चीज़ें बन रही हों, एंड समहाउ पाकिस्तान की हमारी अगर हम पॉलिसी भी देखें तो बड़ी मुफाहमत पसंद है। हाँ, ये ज़रूर है कि अगर हमारी बात से देखोगे तो हम बड़ा मुंह तोड़ जवाब देंगे। अभी आप देखें ना कि ईरान जो है हमारा कितना देरीना साथी है, उसने अभी पाकिस्तान पे अटैक किया, तो हमने बड़ा मुंह तोड़ उसका जवाब दिया, बड़ा बिफिटेड रिप्लाई जो हमने पाकिस्तान ने उसको दिया। बट हमने फिर भी कहीं पे भी ऐसी फिल्म्स नहीं बनाई, हमने नफ़रत को मज़ीद नहीं फैलाया कि चलें एक जनरेशन तो गुजर गई इसमें, लेकिन आने वाली जनरेशन उस नफ़रत से पाक हों। बिकॉज ऑफ कोर्स आपको ख़ित्ते में अगर अच्छा रहना है, आपको अपने ट्रेड टाइज अच्छे करने हैं, उसके लिए आपके जो खारजी उमूर हैं उन पे भी अच्छी चीज़ें सही होनी चाहिए। नेटफ्लिक्स, अमेज़ॉन, इन सब का दौर है, इस पर सब कुछ आपको देखने को मिलता है, इसमें डॉक्यूमेंट्रीज भी देखने को मिलती हैं, आपको पता चलता है ना कि असल में हुआ क्या था। इन लोगों का प्रॉब्लम ये है कि वो अपने होल में रह रहे हैं और ये समझते हैं कि जो दुनिया को नहीं पता कि हो क्या रहा है। मालदीव में उनके साथ जो हुआ तो फिल्म बना देना उसके ऊपर, क्यों नहीं बना रहे? हाँ,
वाकई वैसे कितनी बेइज्जती हुई उनकी। हाँ कहीं देखिए हर जगह ऐसा नहीं है कि वो बहुत ही जबरदस्त किस्म की, ऐसी वो हर जगह बोंगियां मारते हुए पकड़े जाते हैं ना। हम आगे भी पकड़े गए, लेकिन हमने क्या कि अपने ढाई चाल बना दी। अब मसला ये ना, हम बुरी फिल्म बनाते हैं ना, उससे क्या होता है लोग वो देखते नहीं जाके। और वो देखिए फिल्म टाइम पे आना भी बड़ा जरूरी है। ढाई चाल आपने तकरीबन 2 साल बाद आप उसको बना रहे हैं, 2-2.5 साल बाद आप उसको बना रहे हैं। अब सोचिए ढाई चाल 2.5 साल बाद आई, जब लोग भूल चुके हैं। आप उसी वक्त बनाते। अभिनंदन वाला एक जब हुआ था वाकया, तो कहा गया था कि फौरन अनाउंस की थी खलील साहब ने फिल्म कि हम बनाएंगे, लेकिन वो नहीं बन पाई। एग्जैक्टली अगर आ जाती 1 साल की उस पर, हाँ उसमें अहद वफा के अंदर दिखाया था जो सिनेमा में उनका जब हुआ कि अभिनंदन वाला थोड़ा सा उन्होंने दिखाया, तो वो एक टाइमली चीज कर दी ना। मगर वो भी कोई इतना ज्यादा बुरा नहीं दिखाया कि अभिनंदन कैसे बेचारे मुक्के मार रहे हैं और ठुड्डे मार रहे हैं और बंदूक सामने रख दी, वो सब नहीं है। यहाँ पे ये भाई बुरे हैं, हम अच्छे हैं, बाकी सब बुरे हैं, तो काम खत्म, उस बेचारे में फंस जाते हैं। लेकिन हमारी टीम मेंबर ने बड़ी जबरदस्त बात की, जब वो इतने फनी जो उनके, अब क्या करें अपनी तरफ से वो बड़े जज्बात में कह रहे थे डायलॉग्स, लेकिन भाई मतलब तुम लोगों के तो पायलट को हमारा कश्मीर के चच्चा जो है वो बुद्धू बना सकते हैं। अभी क्या चीज हो। कंगना रनावत की भी फिल्म एक आई थी एयरफोर्स के ऊपर, वो क्या फनी थी। आप सोचिए जरा, तीर लगा पीछे रेड इंडियन। ओ माय गॉड, मेरे ख्याल से अब मैं कंगना रनावत की वैसे ही बात नहीं करती, बिकॉज समहाउ उनको समझ नहीं आता कि वो लोग मजाक उड़ाएंगे। हाँ वो नफरत में इतना आगे चलेगी कि उनको अब कुछ और दिखाई नहीं दे रहा। तो उन्होंने कहा हम अपनी आने वाली नस्लों को झूठ बोल के ऐसे तबाह करें कि हम उनके दिल में इतनी नफरत डालें, क्योंकि नफरत जो है ना वहाँ पे बड़ी बिकती है। लेकिन हम हमेशा से अमन की बात करेंगे और हमारा शेवा भी यही है कि हम अमन की बात करेंगे। हम चाहते हैं कि सब मिलके आगे बढ़े। मुझे बताएं जी, नायाब फिल्म आने वाली है तो क्या एक्सपेक्टेशंस है उमर? बहुत एक्सपेक्टेशंस है, इसलिए देखिए क्रिकेट पे जब भी फिल्म बनती है पाकिस्तान में लोग जाते हैं। मैं शाहिद आफरीदी भी जब बनी थी 2013 में, तो लोगों ने पसंद किया था, रिवाइवल वहीं से आपका स्टार्ट हुआ था। तो ये भी हमें एक तरह से धक्का स्टार्ट होगा, क्योंकि हमें एक तो एक्ट्रेस अच्छी हैं सबसे बड़ी बात, दूसरा ये कि क्रिकेट हमारे अंदर बसा हुआ है, और प्लस उस 10 दिन 20 दिन के बाद PSL भी होने वाली है, तो हम एक उस मोड में आ जाते हैं। तो मैं तो बहुत एक्साइटेड हूं। स्टार्ट हो रही है इंशाल्लाह फरवरी 17 इंशाल्लाह। अल्लाह मियाँ कोई अच्छी खबर देना। खैर PSL में तो सारी टीमें पाकिस्तान की हैं, लेकिन जो भी पाकिस्तानी टीम कर रही है हमारे साथ, वो भी एक मतलब बोंगी मार रही हैं, क्या कह सकते हैं उनको। अच्छा मुझे फिर बताएं, जब भी हम देखते हैं PSL आता है तो एक चीज़ लोग भी शुरू कर देते हैं, फिर अली ज़फ़र साहब की तरफ से भी ट्वीट्स आ देती हैं, मुझे एंथम आता है PSL का। वैसे इस बार आपको कोई खबर है कि एंथम किसका आ रहा है PSL? अली ज़फ़र का तो नहीं आ रहा, अली ज़फ़र का फिर, लेकिन अली ज़फ़र अपना एक पैरेलल लेके आएंगे जो ओरिजिनल से अच्छा होगा, जो ओरिजिनल से अच्छा होगा। और उन लोगों की समझ में नहीं आएगा कि हम जो है ये क्यों, वो भी बोंगी मार रहे हैं। नहीं, बट आई लव नसीबुलाल वाला, मुझे वो बहुत अच्छा लगा। कोई पिछले 4 में से कोई भी पसंद नहीं है। देखिए वो हर 1 साल के बाद वो पुराना वाला आपको अच्छा लगता है, क्योंकि वो इतना बुरा आता है नया वाला कि आपको पुराना वाला अच्छा लगने लगता है। तो ये शुरू के 3 में नहीं था। वैसे आई लव नसीब वाला, आज देखेगा क्राउड, बड़ा अच्छा था। खैर आई लव इट, कोई बात नहीं, पसंद भी कर लिया करो मैं कभी किसी को। चलो बहुत शुक्रिया मेरे हमारे साथ मौजूद थे। आप लोगों से इजाज़त चाहूँगी, आप लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, शाद रहिए, आबाद रहिए। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।